अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीओ पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, आज साल नौ का पहला दिन है और हम तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से नया साल मुबारक कहते हैं। ये दिन हमें एक नया मौका फराहम करता है अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ लाने का और नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने का। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस लम्हे को नहायत ही रंगीन और यादगार अंदाज में खुशामदीद कहा गया और पाकिस्तान में भी हमने देखा कि पाकिस्तानी भी इस जश्न में पीछे नहीं रहे। मुल्क के बड़े शहर जैसे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, नए साल के आगाज़ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और इन जगमगाते मनाजिर को देखने के लिए हज़ारों लोग मुख्तलिफ मकामात पर जमा थे जहाँ खुशी और मुसरत का एक समा था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम और आलमी बरादरी को साल नौ की मुबारकबाद पेश की और उनके पैगामात में तरक्की, खुशहाली और अमन के अज़्म को दोहराया गया। पाकिस्तान के साथ दुनिया के दीगर ममालिक ने भी नए साल को मुनफरिद अंदाज में खुशामदीद कहा। सबसे पहले साल 2025 का आगाज़ न्यूजीलैंड में हुआ जहां ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जिसके मनासिर आप हमारी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। ये रोशनियों से भरा मंजर दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी एक खूबसूरत पैगाम था कि एक नए और रोशन साल का आगाज़ हो चुका है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी हार्बर ब्रिज पर होने वाली आतिशबाजी ने भी देखने वालों को मसहूर किया। जापान में हमने देखा कि रवायती घंटी बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया गया। इबादत गाहों और घरों की सफाई के साथ जापानी अवाम ने साल 2025 को खुशामदीद कहा, क्योंकि ये उनके सकाफती विरसे और अकीदत का हिस्सा है। लेकिन हर जगह ये जश्न खुशियों से भरपूर नहीं था। अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट पेश आया जनूबी कोरिया में, जहाँ तैयारा हादसे के बाद हमने देखा कि सोग का माहौल था, जहां नए साल की तकरीबात खामोशी और घंटी बजाकर मुनक़िद की गई। इस हादसे में जान की बाजी हारने वाले 179 अफराद की याद में एक हफ्ते का सोग मनाया जा रहा है, जो इस कौम की यकजहती और गम बांटने की रवायत को जाहिर करता है। इसी तरह एशिया के दीगर ममालिक, जिनमें चीन, बांग्लादेश और भारत शामिल हैं, इन्होंने भी नए साल को शानदार तरीके से खुशामदीद कहा। चीन में सदर शी जिनपिंग ने अवाम को मुल्की मईशत की मजबूती का यकीन दिलाया, जबकि बांग्लादेश में सियासी इनकलाब के बाद ये साल तब्दीली का पैगाम लेकर आया है। भारत में बहरे अरब के करीब गोराई साहिल पर गुरूब आफ्ताब देखना अवाम के लिए ख़ास लम्हा था, जिसने नए साल की उम्मीदों और ख्वाबों को तक़वियत बख्शी। साल 2025 न सिर्फ एक नया कैलेंडर साल है, बल्कि एक नई उम्मीद है, नए अज़ाइम है और ख्वाबों की तकमील का एक और मौका भी है। और हमें यकीन है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी नए साल में तरक्की, खुशहाली और अमन की राह पर गामज़न होगा। इस उम्मीद के साथ हम आप सबको साल नौ की ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं और यकीनन साल 2025 का जो आगाज़ है वो दुनिया भर के लोगों के लिए एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर भी आ रहा है। हर साल हम देखते हैं नए साल के साथ लोग ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि जो सितारे और सैयारे हैं उनकी ज़िंदगी पर क्या असर डालेंगे। फल्कियाती तब्दीलियाँ ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं जैसे हमारे करियर, मोहब्बत, माली हालात, सेहत और ताल्लुकात पर असर डाल सकती हैं। तो आज के मॉर्निंग शो में हम एस्ट्रोलॉजर से तफसीली गुफ्तगू करेंगे ताकि हमें जानने का मौका मिल सके कि 2025 हमारे लिए क्या चैलेंजेस लेकर आ रहा है, क्या आसानियाँ लेकर आ रहा है, किस तरह से ये साल कुछ बुर्जों के लिए कामयाबी और खुशहाली का हो सकता है, जबकि दीगर के लिए एहतियात और सब्र का तकाजा भी कर सकता है। हमें ज्वाइन किया है मारूफ एस्ट्रोलॉजर समराना शाह हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। समराना, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए मेरा सवाल है कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। पाकिस्तान स्टिल स्ट्रगल करता रहेगा इस साल में भी। पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतरी है, हमारे जो अमन अमान के मसाइल हैं वो हल होंगे, हमारे जो मईशत के मसाइल हैं वो हल होंगे? जी, सबसे पहले तो मैं सबको जो है मेरे जितने भी पूरी दुनिया में मुसलमान बहन भाई हैं सबको और बाकी सबको भी पूरी दुनिया को नए साल की बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी और उम्मीद करते हैं कि ये नया साल जो है वो खुशियाँ लेके आए, खुशहाली लेके आए। आमीन। अगर कंपैरिजन किया जाए 2024 का 2025 के साथ, तो सिर्फ अगर देखा जाए तो इनिशियली जो 2 महीने हैं, मैं सबसे पहले तो ओबियसली पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगी, उसमें जो है वो ख़तरा लाहक है। शायद अल्लाह ना करे कोई बीमारी, कोई डिजीज़। अच्छा सा जिस टाइम पे जब प्लान पोजीशन ख़राब होती है, जैसे मैं भी और बहुत सारे और एस्ट्रोलॉजर का भी ये एनालिसिस है, उस टाइम पे हम प्रॉपर ये नहीं बता सकते कि किस तरह, बट हमें ये इंडिकेट कर देते हैं कि कुछ गड़बड़ तो आने वाली है। जैसे जी बिल्कुल, जैसे कि आप देखें जो हमारे इदारे हैं, आर्मी की तरफ से हसल बसल होगी या फिर कुछ एहतजाज हो सकते हैं या फिर कुछ मजहबी जो है वो तंजीमों का, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुकी थी कि वो सर उठाती हुई दिख रही हैं। अभी शायद कोई मसले इस तरह से बने भी हुए हैं, तो मजीद जो है वो चीज़ें आग पकड़ेंगी ये वाली। तो पहले 2 महीने जो है उसमें दुआ
अल्लाह ताला से उम्मीद अच्छी रखें, क्योंकि वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ओवरऑल अगर 2025 देखा जाए तो इसको हम प्रॉस्पेरिटी का ईयर भी कहते हैं पाकिस्तान के लिए। जो आवाम हमारी महंगाई से तंग आई हुई थी, कुछ रिलीफ मिलता हुआ जो है उनको दिखेगा। पेट्रोलियम की मसनूआत, जहाँ हमारी ट्रेडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारे बैरून मुल्क के साथ ताल्लुकात जो हैं अच्छे हो जाएंगे, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ जो है फ़न के हवाले से या इस तरह से ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। ये चीज़ें, लेकिन हमें यानी कि थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना होगा, दुआ से काम लेना होगा। ये जो पहले 2-3 महीने आप बता रही हैं, ठीक हो गया। इनमें मोहताज। अच्छा, जिस तरह से हम हिंसों की बात करते हैं, 2024 टोटल हिंसे वो 8 बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2025 9 बनता है, बिल्कुल। और 9 के बारे में मैंने भी काफी कुछ पढ़ा हुआ है कि 9 बड़ा बेहतर हिंसा रहता है। तो वो थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं, क्योंकि उनके अपने अपने लकी नंबर्स हैं, तो वो उस चीज को बड़ी अहमियत देते हैं। बिल्कुल, अगर नंबरोलॉजी पे आप बात करें तो पूरा वर्ड जो है कहते हैं बेसिकली नंबरोलॉजी पे बेस्ड है, तो ये भी जो है एक बड़ा पावरफुल नॉलेज है। तो जब हम 8 पे आते थे तो इन्फिनिटी, ठीक है, उसमें अब जब हम 9 पे आते हैं तो 9 है पावरफुल इम्पैक्ट जो है वो 9 देता हुआ ना, ख़ास तौर पे माशी तौर पे खुशहाली, या फिर जिसे कहते हैं कि ब्लेसिंग जो है, इसका हम ब्लेसिंग का नंबर्स भी कहते हैं, पावर का नंबर भी कहते हैं। तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये जो है शायद कोई पावर देता हुआ दिख रहा है, पाकिस्तान को कोई पावर या इम्पोर्टेंस देता हुआ दिख रहा है नंबर 9। तो बहुत ही मुबारक नंबर है, और हम दुआ करेंगे कि ये मुबारक साल भी रहे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कि सुपर पावर हमेशा से अमेरिका को ही कहा जाता है, वो आपको लगता है कि जो एक पावर शिफ्ट है वो अब होगा? जो यूरोपीय एक हमने देखा कि वो तसल्लुत है वो भी कम हो रहा है, डिफरेंट ब्लॉक्स बन रहे हैं, चाइना, रशिया, टर्की, इवन पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल है। तो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे इक़्तिदार को लेकर आपको क्या लगता है कि दुनिया में अच्छी चेंजिंग्स हैं या बुरी चेंजिंग्स हैं? क्योंकि डिसीजन मेकर वही रहते हैं पूरी दुनिया के। सर, मैं तो कहती हूँ इस दफ़ा सुपर पावर ही चेंज होगी। अगर 2025 के हवाले से देखा जाए तो सुपर पावर भी जो है वो तब्दील हो जाएगी। अच्छा, जिस भी पैनल में पाकिस्तान रहेगा, वो जो है पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। अच्छा। वर्ल्ड वाइज भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से जिस सुपर पावर के अंडर भी पाकिस्तान रहेगा, तो पाकिस्तान एक, हाँ जी, जो है इसकी अहमियत जो होगी वो दुबाला हो जाएगी। बल्कि जो लोग छोड़ के चले गए शायद आपको वापस भी आते हुए दिखे। अच्छा, इस तरह से स्ट्रॉन्ग जो है पोजीशन बनेगी। अगर ट्रंप साहब की बात की जाए तो उनके खिलाफ तो एक, जैसे कहते हैं ना, महाज अराई या प्रोटेस्ट जो बना रहेगा आवाम का, और उनकी सदारत को भी खतरा लाहक हो सकता है। ठीक है। अच्छा, बानी पीटीआई के हवाले से बड़ी बातें की जाती हैं कि उनके बाहर आने की क्या डेट होगी, कौन सा ऐसा महीना होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कब आसानियां होंगी, उस पर भी ज़रा रोशनी डालें। जी, मैंने तो बड़े डिफरेंट जगह पे बहुत इस बात पे बोल चुकी हूँ कि अभी ये टाइम पे अगर निगोशिएशन पे आते हैं और एक्सेप्ट हो जाती हैं चीज़ें तो ये बेस्ट रहेगा। इसके बाद अगर ये नहीं एक्सेप्ट करते, ये निगोशिएशन पे नहीं आते और ये लोग चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये फिर ड्यूरेशन और भी लंबा इंतज़ार जो है मिल जाएगा। तो कोशिश करें, पैगाम ये है हमारा कि एक्सेप्ट कर ली जाए, निगोशिएशंस पर आ जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, 2025 में कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनके सैयारों की जो हरकत है वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगी? जी, अगर देखा, जिनको हम कहें कि लकीएस्ट स्टार कह सकते हैं 2025 में, जिस तरह से टॉरस हैं, हमारे जो सौर हैं, वो बड़े एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी हुई है उनका हर हवाले से। फाइनेंशली तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग आपको दिखेंगे। अगर न्यू बाइंग करना चाहते हैं, बाहर मुल्क जो जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो इस टाइम क्या कहते हैं, चमक रहे हैं, बड़े प्रोमिनेंट तरीके से शाइन कर रहे हैं। और ये जो है, इसको मैं इस ईयर को ये भी कहती हूँ, रिस्क लेने का जो ईयर है वो भी है। तो जितने भी लोग हैं वो रिस्क लें। स्कॉर्पियन, हमारे बहुत से सियासी शख्सियात भी स्टार से बिलोंग करती हैं, ये भी उनके लिए बेस्ट ईयर, अगर 2025 कहा जाए तो बेस्ट ईयर होगा। वाटर साइन है और काफ़ी ख़ास तौर पे जॉब एरिया में जो है या फिर किसी भी फील्ड से वो रिलेटेड हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरियाँ आएंगी। फिर जो हमारे जेमिनाइज हैं,
उनके लिए भी बड़ा ये प्रॉस्पेरिटी का ईयर है, खुशहाली का ईयर है। फिर इसके अलावा अगर हम लियो की बात करें, लियो भी बेहतर रह जाएंगे। लिब्रास को, जैसे लिब्रास के अगर कोई पेपर वर्क में कोई फंसा हुआ है तो ये बड़ा बेस्ट टाइम चल रहा है। आप अपने पेपर वर्क इस टाइम पे बिल्कुल सॉर्ट आउट मामलात अपने कर सकते हो। ठीक है। और कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो आपको लगता है कि काफ़ी फिर मुश्किल में रहेंगे और ये साल उन्हें अभी ज़रा सब्र करना है? जी, जो सब्र वाले एरिया में आते हैं वो हमारे कैंसेरियन हो गए, हमारे इक्वेरियस हो गए, उसके बाद जो है कौन कौन से हमारे साथ सेजिटेरियस हैं, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो हैं। तो ये लोग बेसिकली फाइनेंशियली तो ये ईयर, बिकॉज जुपिटर का पोजीशन स्ट्रांग है सैटर्न का, तो फाइनेंशियली शायद इतने मसाइल ना हो। लेकिन जो है अज़दवाजी तौर पे मैं इसको कहती हूँ ब्रेकअप का ईयर्स। अच्छा, ये वो ईयर है जिसमें आप डाइवोर्स रेट देखेंगे तो आपको शायद कोई 10-15% मजीद हाई होता दिखेगा। अच्छा। फिर ये कि छुपे हुए दुश्मन जिसके भी हैं वो आपको जाहिर होते हुए दिखेंगे। तो इन लोगों को ज़रा मुहतात रहना पड़ेगा इस हवाले से, या अज़दवाजी लाइफ के हवाले से भी, बिकॉज चांद गिरन भी, सूरज गिरन भी जो है आगे जाके फेस करने पड़ेंगे, तो सबसे ज्यादा इनको अफेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं इसी तरफ आने लगा था, ये जब हम चांद गिरन की बात करते हैं या सूरज गिरन की बात करते हैं तो कोई ऐसे हमारे जो मौसम भी हैं, फल्कियाती वाकयात होते हैं, वो हमारे मौसम और माहौल पर भी कोई असर इस तरह का पड़ सकता है? बिल्कुल सर, अभी रिसेंट एक रिसर्च से ये साबित हुआ है कि इवन जो चांद का जब सर्कुलेशन होता है या जब वो अपना चक्कर कंप्लीट, वो इवन इंसान की जो बॉडी का ब्लड भी जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि चांद गिरन के टाइम पे वाटर जो है कशिशे शकल जिसको हम कहते हैं वो एक्टिव हो जाती है, जो कि हमारे ब्लड को भी उसी तरह से सर्कुलेट करती है। तो जिन लोगों ने अगर ऑपरेशंस करवाने होते हैं तो चांद गिरन के टाइम पे अगर करवाते हैं तो ब्लड जो है वो ज़ाया होने का कम खदशा होता है, तो वो अच्छी डेट्स होती है उनके लिए। लेकिन ये बहुत अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। इस्लामिक तौर पे भी अगर आप देखा जाए तो ख़ास तौर पे सूरतें जो हैं इस हवाले से, सैटनिक रिचुअल जो है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे परफॉर्म होते हैं। जितने भी ऑफर्स करते हैं सैटन्स को वो इस टाइम पे परफॉर्म करते हैं, तो ये बड़ा एक क्रिटिकल टाइम होता है। चांद गिरन और सूरज गिरन ये बहुत अफेक्ट करता है इंसानों की जिंदगी। अच्छा सुमराना साहिबा, जिस तरह से आप भी बता रही हैं, ऑब्वियसली ये एक कम्प्लीटली इसको अगर हम कहें तो हम लोग तो शायद इतनी जल्दी इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, आप इस पर काम करती रहती हैं। स्टार्स जो हैं वो अलाइन हैं, हम इंसान क्या कर सकते हैं फिर? हम मतलब अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकते हैं? कैसे हम चीज़ों को पॉजिटिव रख सकते हैं? कैसे हम चीज़ों में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं? जैसे सर ओबियसली मैं अगर बता दूं आपको कि आपका स्टार अच्छा है, आपकी प्लांट पोजीशन अच्छी है जी, आप तो मिट्टी को सोना बनाने के इस टाइम पे जो है पोजीशन में, लेकिन आप तो हरकत ही नहीं करो। आप हरकत में बरकत है, जब आप एफर्ट करोगे तो ही प्लैनेट आपका साथ देखे। जैसे सर अभी बात आई थी कि निगोशिएशन पे आ जाए, जब आप खुद इनिशियली अपना स्टबर्न नेचर खत्म करेंगे, चीजों पे आएंगे, तभी आपकी चीजें सॉर्ट आउट होंगी ना। मेरे कहने से थोड़ी में हो जाएंगी। तो हरकत में बरकत जो है वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके नाम का जो पहला हर्फ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल में, वो कौन कौन से हैं? जैसे हम देखा जाए तो अलिफ जो है एरीज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा, अलिफ जिनका नाम अलिफ से आता है उनके लिए ये, हाँ जी, अलिफ वालों के लिए, एन के लिए ये जी, छोटी ये बड़ी ये भी इसी साइन में आ जाती है। इनके लिए बड़ा जो है वो लकी रहने वाला है ये साल। और मज़ीद आपको प्रोग्रेस करते हुए, अच्छा जिस तरह से हमारी मीडिया की शख्सियात है तो उनका जो फेम है वो दुबाला हो जाएगा इस टाइम पे, इस तरह की पोजीशन बन जाएगी। फिर जो हमारे काफ या खाफ से नाम बन रहे हैं तो जेमिनाई से देख सकते हैं, अगर डेट्स नहीं उनको पता, उनके लिए बड़ी एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। फिर जिनके नाम नून के हर्फ से शुरू हो रहे हैं उनके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी है। सीन और शीन के हरूफ से जिनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी पोजीशन जो है वो बनी हुई है। तो ये लोग तो बड़े सेफ जोन में हैं और आपको मजीद प्रोग्रेस करते हुए दिखेंगे। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं किस तरह से निकलती हैं कि ये वाला नाम जो है ये इस हरूफ से शुरू हो रहा है? क्योंकि
मेरा ख्याल है लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होगा ये जानने में। बिल्कुल जी। अच्छा सर, इसके लिए तो फिर ये है कि लोग फिर 6-7 साल स्टडी करके आए क्योंकि मैं तो प्रॉपर क्वालिफाइड हूँ और हमारा बड़ा इस पे वर्किंग होता है, जैसे प्रॉपर वर्कआउट करके आते हैं हम कि किस प्लैनेट ने कब पोजीशन बदली है या फिर आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग पूरा टैली करके आते हैं। कैलकुलेशन है वो। हाँ जी, ये आसान काम नहीं है, ऐसे नहीं को बता सकता कोई नहीं सर बता सकता है, बहुत मुश्किल। अच्छा, ये पिछले दिनों में कुछ ऐसे वाकयात हुए बड़े अनफॉर्चुनेटली हैं, जहाजों के जो क्रैश होने के, ये क्या कनेक्शन था? आप लोगों ने तो उसको सारा रीड किया होगा। बिल्कुल, अगर वर्ल्ड वाइड 2024 खत्म हो रहा था और हमने देखा कि ऐसे ऐसे कंट्रीज के जो प्लेन्स हैं वो क्रैश हुए हैं जो कि अनइमेजिनेबल थे, क्योंकि वहाँ पर जो इंतजामात किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सेफ्टी चेक हैं, वो बार बार उन्हें देखा जाता है। अच्छा सर, वैसे मैंने ये इस पे वर्कआउट नहीं किया, लेकिन ये कहते थे कि ये टेक्निकल शायद जो है वो इश्यूज की वजह से, अगर मैंने न्यूज़ में भी सुना था कि काफ़ी जो है वो काफ़ी हादसा हुए टेक्निकल इश्यूज के सही ना होने के तौर पे। लेकिन फिर भी अगर वर्ल्ड वाइज भी कोई पोजीशन इस तरह की बनी होती है जिसमें खतरा, जैसे मैंने अभी पाकिस्तान का बताया, तो इसमें कोई भी इस तरह का हादसा, कोई बीमारी, कोई वबा, कोई जलजिला, कोई आबी तरफ से कुछ मसला या फोर्सेस की तरफ से कोई मसला क्रिएट होना हो सकता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा जिससे पाकिस्तान में अब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। इवन हमने स्मोक इतनी बुरी फेस की है, इससे पहले हमने सैलाब बहुत बुरा फेस किया, हमने जलजिला बहुत बुरा फेस किया। तो इन दिस जो साल चढ़ चुका है, इसमें आप देख रही हैं ऐसी कोई चीज़? सर फर्स्ट मंथ तो खतरा है, लेकिन आगे जाके पाकिस्तान बड़े सेफ जोन में है। जी, अगर देखा जाए तो सबसे इस टाइम पे सेफ जोन में पाकिस्तान ही, और पाकिस्तानी भी सेफ जोन में है, ये भी बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान तो सेफ जोन में आ जाता है, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो स्टेबल हो जाती हैं कुछ ना कुछ करके, लेकिन जो अवाम है वो पिसते रहते हैं। जी बिल्कुल, अब अवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि शायद जिस तरह महंगाई का जो है वो काफ़ी कंट्रोल में होती हुई दिखेगी, हमारी जब ट्रेडिंग ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी तो उसका फ़ायदा अवाम को होगा। हमारी माशी सूरत हाल या इन्फ्लेशन जब डिक्रीज़ होगी तो उसका जो फ़ायदा है वो भी अवाम को होगा। तो ये मामला काफी बेहतर और अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है। और अच्छा, ये तो हमने बता दिया कि कौन से हरूफ वाले जो हैं वो उनके लिए साल बड़ा अच्छा है, कौन से हरूफ ऐसे भी हैं जिनके लिए फिर ये साल अच्छा नहीं है ये भी बड़ा जरूरी है। अच्छा, जिस तरह जिनके नाम मीम से स्टार्ट हो रहे हैं, ते से स्टार्ट हो रहे हैं, रे से स्टार्ट हो रहे हैं, एच जो है या हे जिसको कहते हैं उससे स्टार्ट हो रहा है, तो इन लोगों को जो है वो मोहतात रहना पड़ेगा और बड़ा कैलकुलेटिव रह के सोचें। मैं तो बल्कि अभी कहूँगी कि हैवी कोई इन्वेस्टमेंट भी ना करें और सेहत के हवाले से भी मोहतात रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए। ठीक है। और करियर वाइज या माली तरक्की को अगर हम देखते हैं तो कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो कि ज़्यादा आउटशाइन करेंगे? जी, जैसे एरीज हैं हमारे, टॉरस हो गए, स्कॉर्पियन हैं, लिब्रा हैं, पाइसिस हैं, जेमिनाई हैं, ये करियर वाइज भी मज़ीद प्रोग्रेस होगी, इनको तरक्की मिलेगी, बड़ा जैसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी का ईयर इनके लिए है और रिस्क लेने का टाइम है। जैसे जो चीज़ें नहीं ये लोग पहले करना चाह रहे थे, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे या न्यू बाइंग कुछ लोग करना चाहते हैं, इस टाइम पे वो रिस्क ले लें तो काफ़ी जो है बेहतर सूरत हाल बनी हुई है प्लैनेट्स की। बाकी फिर गैब का इल्म वही कहते हैं कि अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, कौन से ऐसे फिर ये लोग हैं इसमें जिसमें आपको लगता है कि उनको अपनी शख्सियत की कमजोरियों पर काबू पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी? जिसमें से आपने बात किया कि अगर आप बैठे ही रह जाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों का हम देखते हैं कि लेजीनेस है, कुछ लोग स्टबन हैं, तो वो कौन से लोग हैं? जिस तरह सर अगर हम स्टबन देखें तो मोस्ट स्टबन स्टार पूरे ज़ोडिएक साइन में एरीज हैं हमारे। आप दुनिया इधर की उधर हो जाए ना तो एरीज अपना फैसला नहीं बदलते। तो एरीज जो है वो उनको अपनी ये नेचर जो है इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके उनकी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। फिर सर अगर हम वाटर साइन की तरफ जाएं तो वो बेचारे जब भी चांद गिरन सूरज गिरन हो तो सबसे ज़्यादा ये लोग पिसते हैं, बिकॉज दे बिलोंग्स टू वाटर। जिस तरह हमारे स्कॉर्पियन है, कैंसेरियन है, पाइसिस हैं,
तो ये इमोशनली बहुत डिप्रेशन जोन में जैसे चले जाना, या फिर लेजीनेस जिसे कहे, सबसे ज़्यादा अगर कोई फैब्रिकेटेड दुनिया में रहते हैं तो वो ये लोग रहते हैं। तो उस दुनिया से जब तक वो बाहर नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तब तक वो सक्सेस इनके हिस्से में नहीं आ सकती। ठीक है, अच्छा लास्टली बस कमेंट कीजिएगा, जैसे आपने पाकिस्तान का तो कहा कि पाकिस्तान तो बहुत बेहतर हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन अब जो हम पूरे खिते की अगर बात करें, खासतौर पर नेबरिंग कंट्री इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो आपको लगता है कि वो भी कहीं बेहतर होंगे या उसकी फिर हम भूल ही जाएं? जी इंडिया, अच्छा ये एक तरह से ना, जिस तरह से बड़े ये प्रेडिक्शंस थी कि 2027 में जाके जो है World War III जिसे कहते हैं स्टार्ट होने का खदशा है। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ये एंड जो है, एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जो है स्लोली चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। फिर भी दुआ एक ऐसी चीज़ है, उम्मीद एक ऐसी चीज़ है, बिकॉज हमारा तो प्रेडिक्शन बेस या सर्वे बेस नॉलेज है, जो हमारे पास इल्म है उस हिसाब से हम बात करते हैं, बाकी अल्लाह नोज़ बेटर। लेकिन फिर भी हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ तो अच्छे हैं, लेकिन इस ईयर के जो एंड पे है वो भी सिचुएशन ख़राब लगती है कुछ। हाँ जी, ये चीज़ें जो अच्छाई की है ना, ये भी 7-8 महीने तक जो है कंटिन्यूसली रहेगी, फिर आगे जाके सूरत हाल में भी कशीदगी जिस तरह से बनी हुई है, वो कहते हैं ना गज़ा जो है वो शायद गज़वाए हिंद भी बन सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मारूफ एस्ट्रोलॉजर समराना शाह साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, तारीख के कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो हमेशा के लिए हमारी यादों में नक्श हो जाते हैं। 11 सितंबर 2001, जिसे दुनिया सानिया 9/11 के नाम से याद करती है, इन्हीं में से एक है। सानिया ने दुनिया के सियासी, मुआशरती और मुआशी ढांचे को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सानिया की पेशगोई पहले ही की जा चुकी थी? डैरल का एक मुसन्निफ और रूहानियत के माहिर वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस शर्मनाक दिन के बारे में पहले से ही खबरदार किया था। डैरल का कहना है कि दुनिया एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुकी है जहां ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हम कायनात में तन्हा नहीं हैं। उनके मुताबिक आइंदा 2 सालों के दौरान खलाई मखलूक हमारे सामने अपनी मौजूदगी जाहिर करेगी। उन्होंने दावा किया है कि ये खलाई मखलूक किसी ख़तरे का बाइस नहीं बनेगी, बल्कि वो हमारे सैयारे की बेहतरी के लिए मददगार साबित होगी। उनके मुताबिक ये मखलूक कायनाती हम आहंगी और इल्म का एक ऐसा ख़जाना लेकर आएगी जो हमारी दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करेगा। डैरल का दावा है कि ये पेशगोई उन्होंने तवील मराकबे की बात की है। उनके मुताबिक ये इंकशाफ किसी ख्याली सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि कायनात की गहरी हकीकतों की रोशनी में सामने आया है। वो कहते हैं कि 2026 के आखिर या 2027 के आगाज़ में कुछ ऐसा गैर मामूली होगा जो इंसानियत को ये समझने पर मजबूर कर देगा कि हम इस वसी कायनात में अकेले नहीं हैं। ये तसव्वुर नया नहीं कि खलाई मखलूक का वजूद हकीकत पर मबनी हो सकता है। दुनिया भर में इस मौजू पर फिल्में, किताबें और तहकीक की जाती रही हैं। नासा की UFO रिपोर्ट्स और दीगर ममालिक में आने वाली खबरें भी इस इम्कान को मज़ीद तक़वियत देती हैं, लेकिन अब तक किसी मुस्तनद तरीके से खलाई मखलूक की मौजूदगी साबित नहीं हो सकी। डैरल की पेशगोई उनकी जगह, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या यह सिर्फ एक रूहानी दावा है या फिर यह हकीकत के करीब है? नासा और दीगर तहकीकी इदारे खलाई मखलूक की मौजूदगी पर तहकीक तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई इन मखलूक़ात से रब्ता करने के करीब हैं? कायनात की वुसअत और असरार हमेशा से इंसानी ज़हन को मुतय्यर करते आए हैं। डैरल की पेशगोई उनका हमें एक बार फिर से हमें सोचने पर मजबूर करी है कि क्या हम वाकई इस कायनात में तन्हा हैं या फिर हमारे इर्द गिर्द भी कुछ ऐसा मौजूद है जो अभी भी हमसे ओझल है। आने वाले वक्त में ये पेशगोई दुरुस्त साबित होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात ज़रूर तय है कि इंसानी जहन की जो जुस्तजू है और तजस्सुस है, जो क्यूरियोसिटी है, वो हमेशा हमें नए सवालात और इम्कानात की तरफ ले जाती रहेगी। और शायद यही जुस्तजू ही हमें इन सवालात के जवाबात के करीब भी ले जाएगी जिनका ताल्लुक हमारी मौजूदगी और कायनात की गहरी हकीकतों से है। तो अब देखना यह है कि डैरल की जिस तरह से हमने देखा 9/11 के हवाले से उन्होंने पेशन गोई की थी, वो मुकम्मल हुई थी, वो दुरुस्त साबित हुई थी। अब जो पेशन गोई वो ये कर रहे हैं कि 2026 के एंड में या 2027 के आगाज़ में हमारा आमना सामना किसी खलाई मखलूक से हो सकता है, और उनके मुताबिक वो हमारे लिए नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि वो हमारे लिए मददगार साबित होगी। कायनात के ऐसे बहुत से राज हैं जो इस खलाई मखलूक से मिलने के बाद हमारी जो दुनिया है उसके लिए भी काफ़ी बेहतर साबित हो सकते हैं। अब देखते हैं ये ऐसा होता है या नहीं होता। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नए साल के आगाज़ में पाकिस्तानियों के लिए खेलों की दुनिया से बड़ी खुशखबरी आई है कि स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट 2024 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है।
एडिनबरा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे मुनक्किदा इस अहम इवेंट में पाकिस्तानी स्क्वॉश टीम ने न सिर्फ 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं बल्कि 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीते हैं। ये कामयाबी पाकिस्तान के स्क्वॉश के शानदार माजी की याद दिलाती है, जहां खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। स्कॉटिश जूनियर ओपन में पाकिस्तान ने बॉयज़ अंडर 13, बॉयज़ अंडर 15, बॉयज़ अंडर 17 और गर्ल्स अंडर 13 कैटेगरीज में गोल्ड मेडल्स जीतकर सभी को हैरान कर दिया है, जबकि दीगर कैटेगरीज में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए तीसरी पोजीशन हासिल की। ये कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी अपनी मेहनत, लगन और अज़्म के साथ आलमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और हम अपने प्रोग्राम में ये कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे तमाम प्लेयर्स जो क्रिकेट से हटकर भी जिनकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं उनको अपने प्रोग्राम में बुलाते रहें, आपसे उनकी मुलाकात करवाते रहें। इन खिलाड़ियों की कामयाबी और न सिर्फ कौम को फ़ख्र का मौका दिया है बल्कि स्क्वॉश के मुस्तकबिल के लिए भी ये उम्मीद की किरण रोशन कर रहे हैं। टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जिस जज्बे और महारत का मुजाहरा किया वो न सिर्फ उनकी ज़ाती कामयाबियों की अक्कासी करता है बल्कि साथ ही साथ ये भी जाहिर करता है कि अगर इन्हें मुनासिब वसाइल फराहम किए जाएँ, मौक़े फराहम किए जाएँ तो फिर पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो आलमी सतह पर किसी से भी पीछे नहीं है। हमारे से मौजूद है महानूर अली और सैरिश अली ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सैरिश, इंग्लैंड के कैरन मिल्स के खिलाफ भी शानदार खेल पेश करते हुए आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इस कामयाबी के पीछे आपकी क्या हिकमत अमली थी? थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। और मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू प्लेयर्स देखे और काफ़ी टफ फाइट्स हुई मेरी जापानीज लड़के के साथ, इजिप्शियन के साथ। ये भी 3rd पोजीशन मैच में जापानीज लड़की से जीती हूँ और यूएस की लड़कियों के साथ भी फाइट्स हुई मेरी, इंग्लैंड की लड़कियों के साथ भी फाइट्स हुई। बहुत न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी अंडर 15 खेल रही थी और उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल जीती हूँ, तो मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस। ठीक है। और सैरिश, कितना इंपॉर्टेंट समझती हैं आप इन तमाम प्लेयर्स के साथ खेलना? क्योंकि होता ये है हमारे प्लेयर्स के साथ अनफॉर्चुनेटली जो लोग बाहर नहीं जा पाते किसी भी रीज़न की वजह से, अफोर्डेबिलिटी हम उसको कह लें या उन्हें मौका नहीं मिलता, यहीं पर खेलते रहते हैं, यहीं के प्लेयर्स के साथ, यहीं के कोचेस के साथ वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता उन्हें। बिल्कुल, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स है पाकिस्तान में जिनको सपोर्ट नहीं है और वो बाहर मुल्क नहीं जा पाते अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। एज फॉर अस, हम लोग स्पॉन्सर है, मुझे सफायर स्पॉन्सर करती है और इस इवेंट के लिए भी और यूएस जूनियर के लिए भी, ब्रिटिश जूनियर के लिए भी मुझे स्पॉन्सर कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि और भी पाकिस्तानी प्लेयर्स बाहर आए जिनको सपोर्ट नहीं है और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है। अच्छा, आप तीनों सिस्टर्स में देख रहा हूँ कि महानूर, सैरिश और महविश, आप तीनों ही स्क्वॉश खेल रही हैं, तो किसने सबसे पहले ये खेलना शुरू किया था? महानूर, आप बताइएगा। हमें जो है तो हमने फिटनेस के लिए स्क्वॉश ज्वाइन किया था। हमारा कोई गोल नहीं था कि हम प्रोफेशनली स्टार्ट करेंगे। मुझे स्क्वॉश पसंद था, लेकिन बाबा ने कहा कि फिर हम लोगों ने जब इवेंट्स खेलना स्टार्ट किया, हम उसमें परफॉर्मेंस दी, फिर बाबा ने कहा कि आप लोग इसे प्रोफेशनल स्टार्ट करो। हमारा भी बहुत शौक था कि हम लोग इसमें आगे बढ़े और मुल्क का नाम रोशन करें। ठीक है। और वैसे सबसे बड़ी कौन है आप में से? महानूर बड़ी हैं, सैरिश बड़ी हैं या महविश बड़ी हैं? क्योंकि महविश आज हमारे प्रोग्राम में आ नहीं सकी, उनसे भी हमने बात करनी थी। एक्चुअली यहाँ पर टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है और अभी यहाँ पर रात के 3 बज रहे हैं, तो पाकिस्तान में अभी सुबह होगी, तो इस वजह से महविश तो सो रही है और महविश हम में से सबसे बड़ी है, उसके बाद मैं हूँ, फिर महानूर है। ठीक है। और अच्छा, आपने इससे पहले भी हमने देखा कि नॉर्डिक जूनियर ओपन समेत कई गोल्ड मेडल्स जीते हैं। अब किस तरह से, कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कितना स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो करना पड़ता है, कोचेस की बात सुननी पड़ती है, अपनी जो एक रूटीन है उसको चेंज करना है, फिर साथ साथ आप तीनों बहनें जो हैं वो स्टडीज़ भी कर रही हैं, तो किस तरह से फिर मैनेज करती हैं? बहुत जो है तो हम लोग जो है तो अभी ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत ट्रैवलिंग होती है और ट्रेनिंग भी होती है। सुबह से लेकर शाम तक 3 सेशन होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, इसलिए हम लोग ऑनलाइन स्टडीज करते हैं। जो महविश अभी आई थिंक O-levels कर रही है और मैं और सैरिश जो है तो 7th क्लास में। ठीक है। और सैरिश, आप जिस तरह से स्क्वॉश में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान की नंबर 1 अंडर 15 खिलाड़ी हैं और यूरोपियन स्क्वॉश फेडरेशन में भी आप दूसरी पोजीशन पर हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अंडर 13 में
यूरोपियन स्क्वाश फेडरेशन में सेकंड पर थी और पाकिस्तान अंडर 15 नंबर 1 हूँ मैं। तो ये तो बहुत और बहुत इंशाल्लाह बहुत आगे भी मुश्किल होगी। होता है, बहुत टफ होता है कि आपके पास फिर जो पोजीशन आ जाती है आपने उसको मेंटेन रखना होता है। वो किस तरह से फिर आप करती हैं, क्योंकि एक प्रेशर तो रहता है। बिल्कुल प्रेशर रहता है, लेकिन पाकिस्तान में मैं कहूँगी मुझे अपनी बहनों से ही प्रेशर रहता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी प्लेयर्स है, मैं उनसे ज्यादा प्रेशर में रहती हूँ। बाकी प्लेयर्स से मैं बहुत कॉन्फिडेंट खेलती हूँ और बाहर मुल्क की प्लेयर्स से भी बहुत प्रेशर होता है, लेकिन खेलना पड़ता है। ठीक है। और मानूर, आपने भी, हम देख रहे हैं आप नेशनली भी खेल रही हैं, इंटरनेशनली भी खेल रही हैं, कैसा एक्सपोजर जा रहा है आपका? अब किस तरह की सपोर्ट आपको मिल रही है इस वक्त? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की भी अगर हम बात करें, कोई ऐसी फेडरेशन जो आप लोगों को सपोर्ट कर रही हो? मैं जो है तो अभी रिसेंटली यूएस जूनियर जीत के आई हूँ, जो कि एक हिस्टोरिक विन है पाकिस्तान के लिए। इससे पहले किसी फीमेल ने नहीं जीता। अंडर 13 कैटेगरी में मैं जीत के आई और मुझे किसी ने अभी तक जो फेडरेशन है उनमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, किसी ने मेरे बाबा को कांटेक्ट नहीं किया। मुझे अभी एक टूर्नामेंट के लिए बाट फाउंडेशन ने सपोर्ट किया, इनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्हीं की वजह से मैं ये मेडल्स ले पाई और मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट भी है ब्रिटिश जूनियर, तो मैं चाहती हूँ कि उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस दूं। ठीक है। तो आप दोनों को क्या लगता है फिर किस तरह से कैसी सपोर्ट होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं स्क्वॉश कोर्ट्स की, तो वो भी इतने ज़्यादा मौजूद नहीं हैं कि जो नौजवान खिलाड़ी नए आना चाहते हैं वो इजीली जाकर इसको खेल सके या सीख सके या वो अफोर्ड कर सके इसको। पाकिस्तान में कोर्स अवेलेबल है, लेकिन प्राइवेट बहुत ज्यादा अवेलेबल है जो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो पब्लिक है लेकिन उसमें लड़कों को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है और गर्ल्स को इतनी खास नहीं है। गर्ल्स के मुश्किल से 3-4 कोर्स है और वो भी इतने अच्छे नहीं है। बॉयज के बहुत ज्यादा कोर्स। ठीक है। तो आप क्या समझती हैं फिर किस तरह से इसको बैलेंस किया जा सकता है? क्योंकि हमें ऑब्वियसली जो हमारी लड़कियां हैं उनको भी आगे लेकर आना है। बड़ा अच्छा आप तीनों बहनें परफॉर्म कर रही हैं, पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपके जहन में क्या प्लान है, क्या आइडिया है कि स्क्वॉश की बेहतरी के लिए मजीद क्या काम किया जा सकता है? चाहिए कि हमारी जो फेडरेशन है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उनको चाहिए कि हमारे प्लेयर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दें ताकि वो लोग इंटरनेशनल सतह पे और नेशनल सतह पे भी, कुछ लोग जो मैंने जितने प्लेयर्स देखे हैं वो नेशनल भी नहीं खेल पाते क्योंकि उनके पास सपोर्ट नहीं होती। वो लोग खेलते तो अच्छा है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते। इस्लामाबाद में अगर मैच आ गया, कराची में मैच आ गया, तो पेशावर से आप कराची कितना आपको जो है तो एक्सपेंसिव हो जाता है एक नॉर्मल प्लेयर के लिए। मैं चाहूंगी कि उन्हें सपोर्ट करें, जो टॉप 5 प्लेयर्स हो, टॉप 10 प्लेयर्स हो, ताकि वो लोग नेशनल पे तो कम से कम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे। इंटरनेशनल पे उनको फिर एक मोटिवेशन होगी कि वो लोग इंटरनेशनल पे भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे जाने के लिए और खेलने। अच्छा, आप दोनों अभी खुद बच्चे ही हैं, नौजवान खिलाड़ी ही हैं, लेकिन स्टिल मैं चाहूँगा कि जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए, नौजवान खिलाड़ियों के लिए आप दोनों क्या पैगाम देना चाहेंगी? पहले सैरिश आप बताइएगा, फिर मानूर आप कमेंट कीजिएगा। मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग भी 5-4 साल से स्ट्रगल करते आ रहे हैं और हमने हिम्मत नहीं हारी और हम लोग आज इस मकाम पे हैं। तो आप भी अगर खेल रहे हैं तो स्ट्रगल के बाद आपको हमारी तरह अचीवमेंट मिलेगी, कभी हिम्मत ना। ठीक है। और मानूर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहूंगी कि जो न्यू है स्क्वॉश को, तो वो थोड़ा जो है तो मेहनत करे। 1 साल 2 साल लगेगा स्क्वॉश में, मतलब आप एकदम नहीं चैंपियन बन सकते। हम भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग करके जो है तो फिर हम लोगों ने एक इवेंट जीतना स्टार्ट किया। पहले हम भी हारते रहते थे। तो मैं कहूंगी कि और जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको चाहिए कि सपोर्ट हो और वो भी मेहनत ना छोड़े। ठीक है। और आप तीनों सिस्टर्स फिर एक साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, एक दूसरे को भी हराते हैं, तब वो जो एक फाइट स्पिरिट होती है वो कैसी होती है? या कभी कोई ऐसा कंपटीशन, कभी ऐसी कोई गेम आई हो किसी नेशनल इवेंट में या इंटरनेशनल इवेंट में कि आप तीनों का आमना सामना भी हुआ हो एक दूसरे के साथ? बिल्कुल ऐसा होता रहता है। हम लोग सेमीफाइनल्स में, फाइनल्स में एक दूसरे को खेलते हैं। मैं और मानूर के बहुत ज्यादा एक साथ मैचेस आते हैं फाइनल्स में, क्योंकि पहले हमारी कैटेगरी सेम थी, अब तो डिफरेंट हो चुकी है। तो अब मुश्किल से हो सकता है अगर मानूर की कैटेगरी आगे हो तो उसके बाद हमारे मैचेस आपस में।
तो इसका मतलब और फिर मैं उस विश वक्त के तो आप साथ लोगों भी को आते टेंशन नहीं आते ना हैं। होगी, क्योंकि आपको तो पता है कि फिर ट्रॉफी घर ही आनी है। अगर आप दोनों compete कर रहे हैं आपस में, तो फिर तो ये जो भी जीतेगा ट्रॉफी आपके घर ही जाएगी। सही बात है, लेकिन हमारा आपस में जो फाइट होती है तो गेम में सिस्टर्स नहीं होती, हम आपस में मेडल के लिए फाइट कर रहे होते हैं। तो कभी कभी इस बात पर लड़ाई नहीं हुई? नहीं, हम लोग कोर्ट्स में सिस्टर्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही कोर्ट से बाहर होता है हम लोग दोबारा बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। महानूर अली और सैरिश अली स्क्वॉश प्लेयर्स हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, जिस से आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं तीनों बहनें, और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। और यकीनी तौर पर कि स्क्वॉश को भी सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक टाइम में हमने देखा कि पाकिस्तान स्क्वॉश में किस तरह से पूरी दुनिया में लीड कर रहा था, और आज हम यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते नज़र आते हैं, क्योंकि सपोर्ट जो है वो हमारे प्लेयर्स को नहीं किया जा रहा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से, जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नए साल की इब्तिदा के साथ ही मौसम में तब्दीली महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई की है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द रहेगा और जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का भी इम्कान है। बाला इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। इसी तरह इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में मौसम सर्द होने के साथ साथ शाम के औकात में हल्की बारिश की तवक्को भी जाहिर की गई है। पंजाब के बेशतर अजला की अगर हम बात करें तो यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने का भी इम्कान है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी सर्द मौसम का सामना रहेगा और बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी, हल्की बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्के है। दूसरी तरफ जो सिचुएशन हम देखते हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज बंद कर दी गई हैं, ताकि आवाम की जो हिफाजत है उनको यकीनी बनाया जा सके। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने हमें शो में ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साल के आगाज़ में मौसम की ये तब्दीली आप क्या समझते हैं, ये मामूल की बात है या इसमें कोई ख़ास नौइयत की तब्दीली देखने को मिल रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ज़ाहिर है मामूल की बात ही है, कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। खासा आपको पता है, आपने नोट किया होगा कि ड्राई स्पेल चला आ रहा है, यानी नवंबर में भी खास बारिश नहीं हुई, दिसंबर में भी बहुत ही हल्की फुल्की हुई, एक आध दो जगहों पर हुई, और पूरे मुल्क में एक तरह से ड्राई वेदर ही रहा। और अक्टूबर के बाद बल्कि कोई ख़ास हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में कोई बहुत ही हल्के हल्के एक स्पेल हुआ पूरे महीने में समझ लें। और इसी तरह से अब ये उम्मीद आई है कि एक स्पेल ऐसा आ रहा है कि जो मुल्क के बालाई हिस्सों तक ही महदूद है, जनूबी हिस्सों में तो ख़ास इसके असरात नहीं है, लेकिन कोयटा और गिरदनवा में अच्छी पहाड़ों पर ज़ियारत के साइड पे ना खासकर बर्फ़बारी मुतवक्के है, और उसके साथ साथ बारिश भी है कहीं कहीं। बलूचिस्तान के चंद एक इलाकों में कोयटा, चमन, ज़ोब वगैरह, और इसी तरह से जो वेस्टर्न बलूचिस्तान है, कोस्टल पट्टी गवादर साइड पे भी हो सकता है कुछ ना कुछ बारिश हो जाए, और फिर चाकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह, जितना भी केच डिस्ट्रिक्ट, और फिर यही वेव जो बढ़ेगी ऊपर, तो केपी के बेशतर इलाकों में अच्छी बारिश मुतवक्के और हैवी स्नोफॉल है। मालाकंड डिवीजन के जो खासकर सवात डिस्ट्रिक्ट में काला मालम चब्बा और उधर दीर चित्राल वगैरह की तरफ, और एक्स फाटा का जो रीजन है, कुरोम एजेंसी, दूसरे तीसरे जो इलाके हैं उन तमाम एरियाज़ में, फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी अच्छी बारिश भी और अच्छी बर्फबारी भी, हैवी स्नोफॉल मुतवक्के है कश्मीर वैली में, और इसी तरह से मरी और गलियात वगैरह साइड पे भी अच्छी बारिश भी मुतवक्के है, और उसके साथ साथ हैवी स्नोफॉल भी मुतवक्के है स्पेल के नतीजे में। इस्लामाबाद पूरा जो फतेह पोटफार है उस एरिया में भी मॉडरेट टाइप बारिश है। नीचे आप आएँ तो सियालकोट, नारोवाल, और हो सकता है लाहौर और गिरदनवा में भी कुछ ना कुछ हल्की फुल्की बारिश हो जाए 5 जनवरी को, 5 जनवरी या 6 जनवरी को। जी ठीक है, और बारिश के बाद फिर आप जो सर्दी की शिद्दत में आपको लगता है कि फिर इजाफा होगा मज़ीद? डेफिनेटली इजाफा होगा, इसलिए कि जब देखें अभी तो ये वेस्टर्ली वेव दाखिल हो रही है आज शाम से या रात से बलूचिस्तान के रास्ते से, तो आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी सभी जगहों पर। तो कोल्ड एयर अगले 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा रिसीड हो जाएगी, यानी उसमें कमी आ जाएगी। तो 4 जनवरी के बाद साउथ में तो ज़्यादा सर्दी शुरू हो जाएगी, सिंध में और बलूचिस्तान के जनूबी एरियाज़ में, पूर्व बलूचिस्तान में समझ लें तो उधर जो है 6 जनवरी के बाद फिर या 7 जनवरी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में। तो पूरा पाकिस्तान एक तरह से फिर यानी कहीं पर 4 जनवरी से और कहीं पर 6 या 7 जनवरी से कोल्ड वेव की, शदीद कोल्ड वेव की ग्रिप में होगा, और दोबारा से टेम्परेचर्स उस तरह से नॉर्दर्न एरिया ज़ाहिर ऑलरेडी माइनस में चल रहे हैं। अगले 2 दिन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन दोबारा से टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अभी जो हम धुंध की शिद्दत देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? बारिश अगर होती है तो इससे धुंध थोड़ी सी सॉर्ट आउट होगी या नहीं होगी?
जी कुछ कमी आएगी ड्यूरिंग, आपको पता है कि जब तक वेव रहेगी ना वेस्टर्ली वेव, तो कुछ ना कुछ क्लाउडीनेस आएगी, तो थोड़ी सी धुंध की शिद्दत में कमी आएगी। और जिन इलाकों में बारिश हो जाएगी उनमें तो जाहिर है कि धुंध में खासी नुमाया कमी आ जाएगी, लेकिन ये वेव जब निकल जाएगी तो उसके बाद फिर धुंध की एक तरह से दोबारा से गिरफ्त में आ जाएंगे इलाके, क्योंकि ये वेव निकलने से ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मॉइस्चर और उसमें एटमॉस्फेयर में फ़िज़ा में अवेलेबल होगा, तो वो मॉइस्चर रात में टेम्परेचर जब गिरते हैं तो कंडेंस होकर धुंध की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करते हैं, इस मौसम में स्पेसिफिकली आप क्या समझते हैं जब हम ये कह रहे हैं कि बारिश भी होगी, धुंध भी बड़ी शदीद है, बर्फबारी भी हो सकती है, कौन से ऐसे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जो सेफ़ हैं फॉर ट्रैवल, टूरिस्ट के लिए जो एडवाइजरी हो? देखिए सेफ तो वही आपने आपको शायद याद हो कि चंद साल पहले भी हुआ था, वो इत्तेफाक से 5 या 6 ऐसे ही दिन थे, 5 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक मरी में जो इंसिडेंट हुआ था जी, वो हेवी स्नोफॉल की वजह से अमवात हो गई थी काफ़ी। तो ज़ाहिर है मरी भी गलियात भी, और ये स्पेल वही 2 यानी 3 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक, या 2 से 6 तक आप कह सकते हैं कि ये तो 3 से 4 दिन होंगे। इसमें लोग ट्रैवल करें, ज़ाहिर है वो एंजॉय करने जाते हैं स्नोफॉल को, लेकिन ये कि बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, इसलिए कि उन इलाकों में ख़ासकर जो कश्मीर वैली है और फिर गलियात का इलाका है, आपको पता है वहाँ पर हैवी बारिश हो, स्नोफॉल हो, तो उसके साथ साथ लैंडस्लाइडिंग भी शुरू हो जाती है और कहीं कहीं फिर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो सारी चीज़ें देखभाल कर जाना चाहिए उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। एहतियाती तदाबीर यकीनी तौर पर हमें अपनाने की ज़रूरत है अगर हम किसी भी ऐसे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो मोटरवेज़ हैं वो बारहा बंद किए जाते हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस बंद किए जाते हैं, फिर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ बारिशों का जो सिलसिला है वो भी ये कहा जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। इसके साथ साथ बर्फ़बारी जो है वो भी, उसका इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है, और वहाँ के जो रिहायशी हैं, वहाँ पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि बहुत से अनफॉर्चुनेट वाक़यात पेश आ चुके हैं। तो जब भी हम किसी ऐसे सफ़र की तरफ जाते हैं तो हमारे पास खातिर खा सामान, खातिर खा चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। टायर्स पर चढ़ाने के लिए जो चेन्स हैं उनका इस्तेमाल यकीनी तौर पर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ फिर हमें स्किड करती हुई भी दिखाई दे रही होती हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा, चारों सूबों के नुमाइंदों और अहम हुकूमती शख्सियात की मौजूदगी में 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस प्रोग्राम का महवर बरामदात पर मबनी तरक्की है, जिसके तहत मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब बढ़ने का हदफ रखा गया है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, गवर्नर KP, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी शरीक हुए। तकरीब में उड़ान पाकिस्तान के लोगो और किताब की रुनुमाई की गई। वज़ीर आज़म ने खिताब में पॉलिसी रेट कम करने, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और मिसाक़ मईशत की अहमियत पर जोर दिया है। इसी तरह वज़ीर आज़म ने माजी के चैलेंजेस, IMF मुआहदे की पेचीदगियों और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशों का जिक्र किया। उन्होंने सियासी हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर आना होगा। इस मौके पर उन्होंने फ़ौज के साथ हुकूमत की मिसाली पार्टनरशिप का जिक्र किया, जिसे उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में एक गैर मामूली ताउन करार दिया। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद और इत्तफाक ज़रूरी हैं, और मुल्क की बेहतरी के लिए ये जो पार्टनरशिप है ये बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने बानी PTI को एक बार फिर से मिसाक़ मईशत की दावत दी, जिसे पार्लियामेंट में हकारत से ठुकरा दिया गया था। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपके ख्याल में उड़ान पाकिस्तान का जो ऐलान है वो मौजूदा इक़्तिसादी हालात में अगर हम देखें तो किस हद तक मौसर साबित हो सकता है? बरामदात पर मबनी तरक्की के लिए हुकूमत को फिर कौन से ऐसे फौरी इक़दाम हैं जिनकी ज़रूरत है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ी मुश्किल से सिचुएशन आज वहाँ आई जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च किया, क्योंकि अगर आपके कुछ अहदाफ होंगे, को प्लानिंग होगी, तो फिर आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए टीम को मोटिवेट कर सकेंगे। इसलिए हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बातें होती हैं इस बात पे कि जी मंसूबे बना लेते हैं, अमल नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। अब एहसन इकबाल ने पहले 2030 का मंसूबा बनाया, फिर दूसरा प्लान किया और हुकूमतों को उड़ा दिया गया। लेकिन एक प्लानिंग की सिमत बनाई जाती है जिस पे कभी जनरल मुशर्रफ आके बैठ जाते हैं और कभी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने
नवाज शरीफ को 2017 में उतार के साइड पे किया और आज तक मुल्क पटड़ी पे वापस नहीं आ सका उस बात पे जिस पे एक रफ्तार मुतय्यन हुई थी। क्योंकि जब आप सियासी तौर पे फैसले करें, हुकूमतें आए जाएं तो कुछ रद्दोबदल भी होता है, लेकिन जब उसमें साजिशें शामिल हो जाएं तो मसाइल पैदा होते हैं। अब आज जैसे अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आर्मी के साथ मिलके हम पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है मिलिट्री डिप्लोमेसी जिसको कहा जाएगा, ये मिलके अगर चले तो कोई मुज़ायका नहीं है। जैसे इमरान खान के दौर में भी मिलिट्री डिप्लोमेसी हुई, लेकिन फिर लड़ाइयाँ हुई। अल्लाह करे कि आज जो काम चल रहा है वो कुछ अरसा मुस्तकिल बुनियादों पर चले, फिर ये जाके बात बनती है, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट होने लगता है, हमारे यहाँ हुकूमतें उड़ा दी जाती हैं। आज जब SIFC भी मौजूद है और मिलके कर रहे हैं, तो ऐसे में प्लान करना, इसमें कुछ थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस किस्म के अंदाजे भी लगाए गए हैं कि जी, लेकिन क्या आप ना अगर करें तो मोटिवेट कैसे करेंगे? अगर ग्रोथ का आपने शरह जो रखी है वो बड़ी मुश्किल है 5 साल में पूरी करनी कि अचीव करेंगे, लेकिन अगर आप टारगेट ठीक रखेंगे तो फिर आप कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी लाएंगे, कुछ प्रेशर भी करेंगे। मेरे हिसाब में तो एक बेहतरीन प्लानिंग कर ली गई है। अब असल है अमल दरामद और उस पर सियासी हिकमत अमली को साथ साथ लेके चलना कि अगर आपको इक्तिसादी ग्रोथ चाहिए तो आपको सियासी तौर पे एक मुस्तहकम हुकूमत भी चाहिए और माहौल भी चाहिए। ठीक है, लेकिन आमिर साहब, इस प्रोग्राम की अगर महवर की अगर हम बात करें तो बरामदात पर मबनी तरक्की इसे कहा गया है। आपको क्या लगता है एक्सपोर्ट्स को अपनी बढ़ाना इतना आसान होगा जब पूरी दुनिया के पास इतने ज़्यादा कंपटीटर्स मौजूद हैं? चाइना की एक मार्केट बहुत डेवलप्ड है, इंडिया की मार्केट डेवलप्ड है, हम बांग्लादेश को देखते हैं वो बहुत डेवलप्ड मार्केट है, और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जब हम अपने एनर्जी सेक्टर को देखते हैं हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि इस साल में इन तमाम इशूज़ को सीरियसली लिया जाएगा? हमारे फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे भी बात की जाएगी जिनका गिला ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कैसे करेंगे जब हमारी प्रोडक्ट्स इतनी महंगी होंगी? बिल्कुल, आपका सवाल बुनियादी है और ठीक बात है कि, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो ज़ाहिर है कि एनर्जी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सब्सिडीज़ भी तो इंतहा पे हमारे एक्सपोर्टर्स को मिलती हैं। ये अब प्राइम मिनिस्टर का काम है कि इन एक्सपोर्टर्स के साथ इस तरह मुआहदे करें कि आप जो डॉलर बनाएंगे ना हमारी सब्सिडी के नतीजे में, ज़ाहिर है आवाम की जेब से एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दी जाती है। कोई प्राइम मिनिस्टर अपने घर से तो नहीं देते, ना कोई हुकूमत देती है, वो तो टैक्सों का पैसा इकट्ठा हुआ इन लोगों को सब्सिडी देती है। लेकिन ये जो डॉलर कमाते हैं ये पाकिस्तान से बाहर रख लेते हैं। ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जी आपको जो रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए जो आपने इंपोर्ट करना है, वो डॉलर आप बाकायदा प्लान करके और ओपन रखें। ये जो छुप छुपा के काम होता है ना, नहीं ये मुआहदा है, भाई आपका कारोबार है, आप ओपन करें, तो वो डॉलर आप रखें और बाकी सारे डॉलर पाकिस्तान वापस लाएं। जब तक इनको पाबंद नहीं किया जाएगा इस तरीके से कि आप सब्सिडी तो पाकिस्तान के आम आदमी के वसाइल से लें और वहाँ अपने बच्चों के लिए पैसे बचा के रख लें और यहाँ पे फिर बावेला मचा दें कि नहीं जी हमारी तो टेक्सटाइल की बात ही कर लें स्पेशल के जी हमें बड़ा मसला है, हमें वहाँ पे डॉलर रखने पड़ते हैं। भाई डॉलर आप पाकिस्तान वापस लाएं जब आप पाकिस्तान से सब्सिडी लेके जा रहे हैं। हाँ, कंपटीशन के लिए जाहिर है कि आप चीज़ों को इनपुट को सस्ता रखने के लिए हुकूमत और एक्सपोर्टर्स दोनों को, जो एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है, मिलके चलना चाहिए, प्लान करना चाहिए। अब जब आप एक उड़ान पाकिस्तान दे रहे हैं तो जब आप कह रहे हैं कि हमें उसमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आपकी इंडस्ट्री को ठीक रखना होगा। यहाँ पे एनर्जी की जो खपत इस वक्त हमारे पास ना होने के बावजूद हम पैसे देते हैं क्योंकि हमने मुआहदे किए हुए हैं IPP से, तो उन सब को मजबूर किया जाए कि एनर्जी आप लें यहाँ से। बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके तो अपने प्लांट हैं, IPPs भी उनके अपने हैं। तो ये मिला जुला के जिस तरीके से नए मुआहदे हो रहे हैं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम कह रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ये काउंटडाउन भी तो हम आज से शुरू करेंगे ना कि जी आपने जो मनसूबा दिया उस पर अमल दरामद के लिए कितनी कमेटियां बन गई, उन्होंने क्या क्या किया, हम आपसे रोजाना के हिसाब से पूछेंगे। क्योंकि वाह तो हो गई एक दिन, आपने तकरीर कर ली, मैं भी कह रहा हूँ बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन फिर साथ ही मुझे ये भी काम करना है मीडिया को कि हमें चेक रखना चाहिए कि ये गपशप थी, ये इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, तकरीबात पे उड़ाए गए या इसकी चीजें हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का पुराना खासा तो यही था जो कि PDM गवर्नमेंट में उनको बड़ा मजरू हुआ उस के ये डूअर हैं। जाहिर है कि ऐसी कम्प्लेक्स पोजीशन थी, लेकिन आज बेहतर पोजीशन है तो उसके नताइज भी बेहतर आने चाहिए। ठीक है। अच्छा, वज़ीर आज़म ने जिस तरह से हमने देखा कि दोबारा उन्होंने मिसाक़े मईशत की पेशकश की है, जब अपोजिशन में थे तब भी ये बात की थी। मिसाक़े मईशत पर तमाम जमातें क्यों अग्री नहीं होती? आपका क्या ख्याल है? क्या सियासी जमातें इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम के लिए ताउन करने को फिर तैयार नहीं है हुकूमत के साथ? देखें, मिसाक़े मईशत जो है ना, अब अगर कोई स्पेशल होना है तो वो तो PTI है और फिर सारी बाकी पार्टियां हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ तो आपने मदरसे के मामले पे बाहमी बातचीत से मसला हल कर लिया, लेकिन इशू ये है कि जब आप कल बैठने लगे हैं PTI के साथ
तो फिर उनको एक रास्ता आपके जो समझते हैं कि जो लोग बड़ी हीनियस क्राइम में नहीं है, जलसों जुलूसों में आना कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है। हाँ, जैसे 9 मई वाले मुलजिमाना आप उनको छोड़ के कुछ फरिश्ते बनाएं, कुछ लोगों को उनके रिलीज करवाएं, जमानतें करवाएं, उनकी मदद करें उनकी, ताकि एक माहौल बने। बाकी जो वो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन, इसके ऊपर डिस्कशन करें उनके साथ कि कहाँ बन सकता है, कहाँ नहीं बन सकता, एंगेज करें उस पार्टी को, ताकि कल को जो आप मिसाक मईशत की बात कर रहे हैं या जो मैं बात कर रहा था कि सियासी माहौल को परगंदा नहीं होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, तो वो रास्ता तभी निकलेगा जब मुज़ाकरात में कुछ गवर्नमेंट भी उनको देगी कि हाँ वो भी डिविडेंड लें, कि हाँ लोगों को बता सकेंगे जी ये देखें हमने आपके लिए आसानी ली। फिर अगर वो भागते हैं तो दूसरी बात होगी, लेकिन आपको भी टेबल पे कुछ रखना होगा। तो दोनों मिलके कुछ चलेंगे और उसके अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को आप बिल्कुल ऑन बोर्ड रखें। कोई मसला कहीं से ये खबर ना आए कि जी वो कह रहे हैं कि ये तो हमसे बाला बाला सियासतदान इकट्ठे हो गए। भाई पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की मिलिट्री, ये सब इकट्ठे ही हैं, इनको इकट्ठे ही रहना चाहिए। इनके इश्यूज पे ऊपर इख्तलाफ होने चाहिए, उसमें दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म ने फिर ये भी बात की इस्लामाबाद पर जिस तरह से लश्करकशी की गई, मईशत के पहिए के रुकने के हवाले से नुकसानात का उन्होंने जिक्र किया, तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम आपको लगता है ये तो फिर हमारी मईशत को बेहतर होने नहीं देगा, बड़े बुरे तरीके से इस पर असरअंदाज हो रहा है और हर 2-3 महीने बाद हम देखते हैं कि ये सब कुछ होता है। फिर ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जब आपने उड़ान पाकिस्तान प्लान बनाया है तो फिर उसकी उड़ान के लिए जो रुकावटें हैं, माहौल साजगार बनाना है, जो इसकी फिजा को ठीक करना है, तो उसके लिए पीटीआई को अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी, उन आपके इत्तेहादी जमातें सारी हैं, उन सबको ऑन बोर्ड रखें। बिलावल अगर गिले कर रहे हैं कि आप जो फैसले कर रहे हैं उसमें हमें ऑन बोर्ड नहीं कर रहे, तो वो तासुर भी खत्म हो। आपकी कम से कम 15 दिन बाद तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ प्राइम मिनिस्टर की जो इश्यूज हैं उनके ऊपर एक मीटिंग होनी चाहिए, उसके फैसले पब्लिक होने चाहिए कि आपने ये मुतालबे किए थे। जैसे पंजाब गवर्नमेंट के साथ उनके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मैंने चेक किया कि उन्होंने 217 ट्रांसफर्स कहे थे पीपल्स पार्टी ने और उनमें से 97 पे अमल दरामद हो गया। तो वो मुतमईन इस बुनियाद पे थे कि चलें 50% तो हमारे अपने लोगों के भी काम नहीं होते, उतने ही पीपल्स पार्टी के नहीं हुए। तो ये चीज़ें पब्लिक कर देनी चाहिए ताकि जो इत्तेहादियों या मुखालिफ जमातें जो साइड से लीकेज होती है वो आप बराह रास्त प्रेस रिलीज में जारी करें कि इनके ये मुतालबात थे। क्योंकि फिर घबराना किस चीज़ से है, जब आप मुआहदा करके बैठते हैं किसी पार्टी के साथ कि हमें आपको साथ लेके चलना है और अपोजिशन को, फिर जब आप फंडिंग करें तो उन हलकों को भी काबू करें जो आपकी अपोजिशन के हैं। उनके अंदर भी आप अगर बिलफर्ज पीटीआई है और आप उनको हलके को फंड नहीं देना चाहते तो जो आप गवर्नमेंट की मशीनरी के जरिए लगाएं उसको भी पब्लिक करें, ताकि लोगों के इशू तो आम आदमी का है ना कि उसके मसाइल हल होने के लिए जाएं। आप ना दें एमएनएस को, आपकी सियासी मुखालफत है मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपको उन हलकों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए। तो जहां थोड़े बहुत पैसे दे रहे हैं वो पब्लिक करते जाए। चीजों को छुपाने से मसले पैदा होते हैं, लोगों की उंगलियां उठाने का मौका मिलता है, आप जारी करते जाएं हर चीज साथ। ठीक है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने फौज के साथ भी अपने मिसाली ताउन का जिक्र किया। अब आपको क्या लगता है जो पार्टनरशिप है मईशत तो सियासी इस्तेहकाम के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या इससे सियासी बहरान भी मजीद बढ़ सकता है? क्योंकि वही जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं बात करूंगा क्लियरली कि जब उनके साथ हम देखते थे कहा जाता था कि जी हम और फौज एक पेज पर हैं, तब तो उसको वाह की जाती थी। आज जब इस हुकूमत की तरफ से हम ये बात सुनते हैं तो फिर उन पर मीम्स बनती हैं, सोशल मीडिया पर उन पर ताने कसे जाते हैं कि क्या ज़रूरत है हमारी हुकूमत को कि वो फ़ौज के साथ चलकर अपने मिसाली ताउन का जिक्र कर रही है या उनके साथ मिलकर काम कर रही है। फ़ौज का क्या काम है, इनको बैरकों में बैठना चाहिए। तो ये वही लोग तनकीद कर रहे हैं जो पहले ये कहते थे कि हम सब एक पेज पर हैं। वो चाहते हैं कि वो पेज उन्हें दोबारा मिल जाए। इसका बुनियादी जवाब तो ये है। लेकिन जो मिलिट्री का है इशू, मिलिट्री ने बिल्कुल ताउन किया है SIFC की सूरत में भी। डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही थी उसको रोकने में, वो जो इंतजामी मामला थे जो सिविल इंतजामिया ने करने थे उसमें फौज आई। अच्छा, तो फौज, मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी फौज है ना, अगर ये हुकूमत के साथ काम करती है, चाहे वो कभी कोई किसी की भी हुकूमत हो, तो फिर मिलके कर लेने में हर्ज क्या है। हमारे मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम उस तरह की जमहूरियत जो ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिलती फौरी तौर पर। इसको बहुत टाइम चाहिए होगा। एक बयानिया आता है कि जो रिटायर्ड अफसर होता है आप उसे लगा देते हैं। वो मिलिट्री को भी सोचने का काम है कि आप अपने सिविल सेटअप में ज़्यादा फौजी अफसरों को मत लाएं। उन्हें भी देखना चाहिए कि जहां सिविलियंस की गुंजाइश मौजूद है वहां रखें, अपने प्रोजेक्ट्स में अपने लोगों को रखें ताकि उस तनकीद से भी बचें, लेकिन काम मिल के करें। बिल्कुल ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि जी जो रिटायर होता है अफसर से कहीं अच्छी पोजीशन बनती है आप फौजी अफसर ले आते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और जहां जो सिविल नाकाम हो रहे हैं वहां वजूहात बतानी चाहिए कि हमें किस फौजी अफसर को किस बुनियाद पर लगाया गया
है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, शफाफियत, पब्लिक करना, लोगों को कोई तनकीद नहीं है किसी चीज पे, लेकिन आप लोगों को एतमाद मिले कि यहाँ हमें जरूरत इस फौजी अफसर की, हाजिर सर्विस की, इस रिटायर्ड अफसर की क्यों जरूरत थी। ये तो 97 में भी नवाज शरीफ ने चेयरमैन बावड़ा जुल्फकार को लगाया था। बहुत सारी चीजों में हमने फौज को जहां हमारी जरूरत होती है, फिर हम उसको छुपाए नहीं, लगा के छुप ना जाए, हमें होना चाहिए। हमने अब FPSC में एक रिटायर्ड जनरल जो उस वक्त हाजिर सर्विस थे, उनकी नोटिफिकेशन की, तो उसकी जस्टिफिकेशन आनी चाहिए कि जी क्या था, सिर्फ लगा देना नहीं है। लोगों को इत्मीनान दिलाएं कि जनरल सत्ती साहब अगर आए हैं तो ये FPSC में क्या बेहतरी लाएंगे। जो फौज का निज़ाम प्रमोशन है उसके अंदर और निज़ाम इम्तिहान है उसके अंदर, चूंकि एक FPSC के ऊपर लोगों का एतमाद है, तो यहाँ पे मैं मतलब हर जगह पे आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जी इस अफसर की तैनाती किस बुनियाद पे की गई है, ताकि ये जो उंगली उठाने वाले काम है ना, जो बाहर बैठे शैतान, मैं उनको कहता हूं, करते हैं कि जी फौज ने कब्जा कर लिया, फलां कर लिया, तो उसका जवाब और जवाब इधर से जाना चाहिए और काम को आगे होना चाहिए, और जो बेहतरी आए उसको भी पब्लिक करें। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अब जो मुज़ाकरात का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कहा जाता है कि एक तरफ मुज़ाकरात होंगे, दूसरी तरफ से फिर हम देखते हैं कि जो हुकूमती वज़रा हैं उनके बयानात इस नौइयत के आते हैं कि लगता ही नहीं है कि मुज़ाकरात में संजीदगी चाहते हैं या मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जिस तरह के एक दूसरे के बारे में अल्फाज कहे जाते हैं। तो आपको लगता है कि फिर मुज़ाकरात किसी न किसी तरीके से कामयाब हो सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? बानी PTI निगोशिएशंस के लिए अग्री होंगे? देखिए, दोनों पार्टियों में ये पोजीशन रहेगी, सख्ती भी, नरमी भी, और इमरान खान के उस यू टर्न का भी इंतजार रहेगा कि वो किस वक्त मुज़ाकरात तोड़ देंगे। उन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन रख के, जाहिर है कि वो चाहते हैं कि कोई नताइज आए, और उनको ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने और उसके बाद 10 दिन तक जो उन्होंने टाइम दिया है, उनका ख्याल ये है कि उन्हें पॉलिटिकली फ़ायदा होना चाहिए उस दौरान। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि इमरान खान को बैकग्राउंड में भी राब्ता हो रहा है कि वो अगर कोई डील ले लें। अच्छा, इस तरह की बातें या तो आपकी फाइनल हो और फिर वो पब्लिक हो रही हो, फिर तो बहुत अच्छा होता है कि जी बस ये अब आज खबर आई है, इतला आई है, 4 दिन बाद वो मायदा हो जाए। लेकिन ये तो 1 साल हो गया इस तरह की खबरें आने से, इससे माहौल खराब होता है। जो PTI के अंदर भी जो लोग नहीं चाहते मुज़ाकरात कामयाब हों, जो हुकूमतों के अंदर होते हैं वो नहीं चाहते, तो आपको वो लेके चलना चाहिए। जैसे दोनों तरफ से मुज़ाकरात के लिए एक तर्जुमान मुकर्रर किया गया, तो ना वज़रा को आप रोक सकते हैं, ना PTI की बाकी क़यादत को जो उन मुज़ाकरात में शामिल नहीं है बात ना करे। तो हमारे टॉक शोज़ के अंदर अंगेख्त किया जाता है, लोगों से क्वेश्चन किए जाते हैं। ज़ाहिर है ये हमारा भी मसाला होता है ना, चूरन बेचना होता है कि जनाब वो ये कह रहा है, उसका बयान उसको सुनाओ, उसका बयान उसको सुनाओ, दिखाओ, और फिर अपने मसाले चलाओ। तो ये मीडिया ने अपना काम करना है। तो सियासी जमातों को चाहिए कि संजीदगी के साथ वो भी दोनों अतराफ अपने अपने लोगों को ब्रीफ करें। जैसे कल मुज़ाकरात होने हैं, उसके बाद क्या तय होता है उसको तमाम पार्टियां अपने अपने लोगों को ब्रीफ करें कि हाँ हमने इस हद तक पब्लिक में जाना, इस हद तक नहीं जाना, फिर शायद कामयाबी की बात हो। और मेरे ख्याल में सियासतदानों को चाहे ये बज़ाहिर ही हम कहें कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं और पीछे कोई और कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं बेगम बुशरा कर रही हैं, कुछ लोग कहते हैं इमरान खान से बराह रास्त हो रहे हैं, फौज कहती है हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक 9 मई के मामले पे आप माफ़ी नहीं मांगते, सिद्ध के दिल से नहीं मांगते। तो इन सब चीज़ों में क्लैरिटी बड़ी ज़रूरत है, शफाफियत। जो आज का मेरा साल का ये पहला प्रोग्राम मैं आपके साथ कर रहा हूँ, तो मेरा तो आज का ये है कि हमें आप जोर देना होगा कि कोई चीज़ मत छुपाएं। ठीक है, लास्ट कमेंट बस आमिर साहब कीजिएगा रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से, जो उनकी तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे मीडिया हैंडल्स हैं जहां पर अब यही कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, बारहा ये कहा जा रहा था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो बानी PTI के बाहर निकलने की राह जो है वो भी हमवार हो जाएगी। उस पर जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर बयान दिए। पहले कहा गया कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, वही एक बार फिर से जो गर्दिश में बातें आई वो एब्सोल्युटली नॉट वाली ही आई। पहले एब्सोल्युटली नॉट हमें बहुत पसंद था, आज अगर हुकूमत के कुछ वज़रा कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट तो वो हमें बहुत बुरा लग रहा है। मेरा ख्याल है कि अब हर बंदे को पता चल गया है कि इस तरह की बयानबाजी का फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट साइड भी सीरियस हो गई है और तहरीक इंसाफ में भी समझ आ गई है कि अभी ट्रंप का हमें इंतज़ार करना है। ये नहीं है कि अगर एक साहब ने उठ के 4 बयानात दे दिए, 4-5 दिन से वो ट्विटर पे भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और वहाँ पे भी मसाइल बना हुआ है कि वहाँ पे इंडियंस की दुर्गत गोरे लगा रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि नौकरी हम आपको देंगे इंडियंस को। तो आपको पता क्या क्या मीम्स बन के आ रही हैं इस वक्त एलन मस्क के लिए और उनके लिए, सबके लिए मसाइल बन चुके हुए हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, आप तो गोरों को नौकरियाँ देने के लिए लाए थे, अब आप इंडियंस की तरफ चले गए हैं, उनको अपनी पड़ गई है। अब हमें भी इंतज़ार है और इसमें मेरा ख्याल है
कि 20 जनवरी से 15-10 फरवरी तक इंतजार करना होगा कि इमरान खान के लिए कोई वाज़ेह पैगाम आता है या साइड से कोई बताया जाता है कि जी आप कोई रास्ता बनाएं। तो रास्ता बनाने के लिए तो मुज़ाकरात का रास्ता खुल चुका हुआ है। 26 नवंबर के बाद पहली पीटीआई की पोजीशन कमज़ोर हुई कि उनका ख्याल ये था कि अब हम बातचीत की तरफ जाएं, तो कमेटी बनी। उस कमेटी के साथ एक वो प्रेशर ख़त्म हुआ जो हर रोज़ इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बात होती थी, लेकिन ट्रंप का बयानिया शुरू हुआ, उनके लोगों ने बात की तो पीटीआई वाले ओवरसीज शुरू हो गए कि देखें अब हम खान को ले लेंगे। खान साहब अगर बाहर आना है तो क्या होगा? लोग जेल में जाते हैं, नवाज शरीफ भी गए, जरदारी भी गए, जेल से बाहर भी आए, लेकिन उसको पाकिस्तान के ऊपर नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए चीज़ों को फोकस करना चाहिए कि ठीक है एक लीडर को आप पकड़ते हैं, उनको सज़ा हो जाती है। 6 जनवरी का भी इंतजार होना है कि उसमें भी अभी एक फैसला आना है, सज़ा बरीयत जो कुछ भी है, जो कि मेरे अपने अंदाजे में तो सज़ा ही आनी है। क्या वो मुज़ाकरात की नज़र होते हैं, नहीं होते हैं, उसके बाद एक ये डी ट्रैक होते हैं मुज़ाकरात, या दोबारा 1-2 हफ्ते की ब्रेक लगती है इस सज़ा के बाद, फिर दोबारा शुरू होंगे। क्योंकि मसाइल को एक तरफ तो आपने सेट करना है, ये हमारी ज़रूरत है, हम सब की पाकिस्तानियों की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन वक्त हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक ऐसी फ़्लाइट है जो वक्त को पीछे ले जाने की ताकत रखती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, हांगकांग से लॉस एंजल्स जाने वाली इस परवाज़ को हम बताते चलें कि हैरानकुन कारनामा इस परवाज़ ने सर अंजाम दिया है। ये वो मुनफरिद फ़्लाइट है जिसने साल 2025 में उड़ान भरी, लेकिन लैंडिंग 2024 में की। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब वक्त के मुख्तलिफ जोन्स में पोशीदा है। हांगकांग से ये परवाज़ 1 जनवरी 2025 की रात 12:38 पर रवाना हुई। नए साल का जश्न शुरू हो चुका था, हांगकांग के आसमान पर आतिशबाजी का समा था और लोग खुशी में झूम रहे थे। लेकिन इस फ्लाइट के मुसाफिरों के लिए हैरत अंगेज तजर्बा अभी बाकी था। ये परवाज़ जब लॉस एंजलिस पहुंची तो वहां का वक्त 31 दिसंबर 2024 की रात 8:55 था। यूं वो साल 9 का जश्न दोबारा मनाने के लिए एक मुनफरिद मौका पा चुके थे। ये सब हांगकांग और लॉस एंजलिस के दरमियान मौजूद 16 घंटों के वक्त के फ़र्क की बदौलत मुमकिन हुआ है। हांगकांग लॉस एंजलिस से वक्त में 16 घंटे आगे है, लिहाजा जब ये परवाज़ हांगकांग से रवाना हुई तो वहाँ साल 2025 का आगाज़ हो चुका था, लेकिन लॉस एंजलिस में साल 2024 की रात अभी भी जारी थी। इस फ्लाइट के मुसाफिरों ने एक ही सफ़र में 2 बार नए साल का जश्न मनाने का अनोखा तजर्बा किया। वो साल 2025 में खुशामदीद कहने के बाद एक बार फिर से साल 2024 की दुनिया में वापस आ गए। आप भी सोचिए कि आप अपने दोस्तों को ये बता सकें कि आपने एक ही दिन में 2 साल गुजारे हों। ये ना सिर्फ एक दिलचस्प कहानी बन जाती है, बल्कि जो हमारे टाइम जोन्स हैं उनकी हैरत अंगेज़ ताकत का भी मुजाहरा है। तो ये सफ़र जो है ये हमें याद दिलाता है कि वक्त के साथ जुड़े जो राज के कायनात हैं वो भी पेचीदगियों का हिस्सा हैं। एक ही फ़्लाइट ने मुसाफिरों को वक्त की हकीकत के बारे में एक नई बसीरत दी और उनके लिए यादगार तजर्बा बन गई। इस मुनफरिद परवाज़ ने साबित किया कि दुनिया वाकई हैरतों से भरी हुई है और कभी कभार वक्त को पीछे ले जाना भी मुमकिन है। तो अगर आप भी ऐसे सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शायद आपको अगले नए साल हांगकांग से लॉस एंजल्स की फ़्लाइट लेने पर गौर करना चाहिए। और पाकिस्तान में हमने देखा कि किस तरह से पुराने पाकिस्तान से हम नए पाकिस्तान में आए और फिर से नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि 2025 में ख़ुद को फिट, तंदुरुस्त और सेहतमंद रखने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। हमारा फोकस किन ग़िज़ाओं पर होना चाहिए जो कि हमारी सेहत को मज़ीद बेहतर बना सकें और इसके साथ साथ हमें बीमारियों से भी महफूज रखें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अच्छी ग़िज़ा हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बुनियादी हैसियत रखती है, लेकिन फिर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल होनी चाहिए और किस तरह से एक मुतवाज़न ग़िज़ा को अपनाना मुमकिन है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर ग़िज़ाइयत आयशा खालिद, जो हमें इन ग़िज़ाओं की अहमियत, इनके फ़वाइद और बैलेंस डाइट के उसूलों के बारे में रहनुमाई देंगी। आयशा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम हम लोगों को आती है, हम डाइट को अपनी बैलेंस नहीं कर पाते हैं। हम नाश्ता अगर बहुत अच्छा शुरू करते हैं, हम ओट्स से स्टार्ट करते हैं या हम फ्रूट से स्टार्ट करते हैं, तो रात में हम निहारी खा रहे होते हैं या हम कुछ ऐसे सालन खा रहे होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो वो बैलेंस नहीं रहता पूरे दिन में। इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या समझती हैं? किसी भी चीज़ में जब आप बैलेंस नहीं रखते एज यू सेड, तो वो ऑफ कोर्स पॉइजन बन जाती है, चाहे वो excess intake of water ही क्यों ना हो। So you have to be very moderate in certain things। कि एक चीज़ जो हमेशा याद रखें, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। ठीक है। पानी का इस्तेमाल हम सिर्फ तब करते हैं जब हमें लगता है कि देयर इज़ एन अर्ज
या प्यास महसूस हो रही है, तभी हम पीते हैं। हमें बॉडी को, हमारी बॉडी के सेल्स को पानी की ज़रूरत रहती है। 8 से 10 ग्लास चाहे सर्दियाँ या गर्मियाँ एटलीस्ट वाटर इनटेक होनी चाहिए। ठीक है। सो 1-1.5 लीटर वाटर इनटेक को इंश्योर करें डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पे। अब इसके औकात बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खाने के औकात के साथ, कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद कोशिश करें कि आधे घंटे का वक्फा रहे। ठीक है। हो सकता है ड्यूरिंग द मील्स भी आप ले सकते हैं पानी, खाने से पहले भी ले सकते, खाने के फौरन बाद कोई 10-15 मिनट का इंतजार कर लेना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। वाटर इनटेक की बात हो गई। ठीक है। ठीक है। इसके बाद जो खाने की आपने बात की कि जी सुबह हम अगर बहुत ख्याल कर रहे हैं तो शाम में जाके हम उसका बेड़ा गर्क कर देंगे है, जो कि फिर हमें होता है कि यार अभी मैंने शायद सही से खाना नहीं खाया। ऐसा भी नहीं है, हम स्टमक को, अपनी बॉडी को खाने के हवाले से जिस चीज़ का आदी कर लेते हैं वो आदी हो जाती है। अच्छा, जहाँ पे पाए निहारियों की बात है ना, वो गलत भी नहीं है। आपको लाइक जस्ट टू ब्रेक द मिथ, डेली खाना और एक्सेस, एज आई सेड, आई स्टार्टेड विद द वर्ड एक्सेस, कि वो चाहे पानी है बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको भी बहुत ज़्यादा पी लेंगे तो आप ब्लोटेड हो जाएंगे, आपको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो एक्चुअली में द बैलेंस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश करें कि टाइमिंग्स का इस तरह से ख्याल रखें कि खाने को बिल्कुल बेड पे जाते जाते ना खाया जाए। सुबह उठते ही, जैसे अब हम लोग की रूटीन में ये है कि वर्किंग है तो उसके एक अलग प्रॉब्लम्स हैं, यानी हर लाइफ के फेज के अपने बंदे के अपने प्रॉब्लम्स हैं। वो टीनेजर्स हैं, उनके अपने इश्यूज हैं, काम करने वाले अपने इश्यूज हैं, जो वर्कोहॉलिक्स नहीं हैं उनके अपने इश्यूज हैं, यू नो। सो एक चीज़ जो कि नाश्ता अर्लीस्ट कोशिश कर लें कि अर्लीस्ट किया जाए। अब कई लोगों को आदत होती है कि सुबह उठते ही उनको चाय की क्रेविंग्स होती हैं। चाय गलत नहीं है पीना, दिस इज अनदर थिंग दैट पीपल वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि लोग तो कहते हैं चाय सुबह उठ के पीनी ही नहीं चाहिए, पी सकते हैं आप, लेकिन अगर आप उसको अगेन ऑल्टरनेट डेज में कर लें कि जी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज टी और कॉफी फॉर समवन, तो इट कैन बी, बट ऑल्टरनेट डेज पे कर ले ताकि आपके जिस्म को एक ही चीज की आदत ना रहे। डेली मतलब डेली भी चाय ना हो, डेली भी कॉफी ना हो, क्योंकि फर्स्ट थिंग कॉफी भी कहीं ना कहीं आपकी गट को तो मुतासिर करती है। मुतासिर इस तरह से करती है कि यस सम व्हाट आपका गट अगर जाहिर है जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं या उस तरह से फंक्शन नहीं कर रहे होते, तो कैफीन इज नॉट आइडियली गुड फॉर ऑन डेली बेसिस। फर्स्ट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि आप चाय कॉफी छोड़ें। आप इनफैक्ट कई लोग ये पूछते हैं कि हम वो जिस तरह बैलेंस में वजन की बात आती है कि हम वजन कम करना चाह रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, मगर पता नहीं मसला कहाँ आ रहा है। अब उसी एक चाय या कॉफी के कप में वो दूध पत्ती आप पीना शुरू कर देंगे तो वो जो दूध से कैलोरीज आ रही हैं, दूध की अफादियत भी नहीं है। ठीक है, कैल्शियम तो आपको इस उम्र में जो हमारी एज यानी 20 साल के बाद आपको जो कैल्शियम की आइडियली जितनी डोज चाहिए होती है, आरडीए जो है, वो एक कप दूध से भी नहीं मिलता। ठीक है, तो वो फिर दूध को एक्स्ट्रा हार्मोन्स और एक्स्ट्रा कैलोरीज और शुगर लेने का कोई फायदा नहीं है। तो आप चाय को चाय और कॉफी की रेसिपी के तौर पे इस्तेमाल करें। हमारी पाकिस्तानियों की रेसिपीज भी तो हर चीज के लिए रेसिपीज कर दी हुई है। और दूसरी हमारी ये प्रॉब्लम ये भी जरा डिस्कस कीजिएगा आप कि हम पोर्शंस में नहीं खाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि एक ही टाइम पे बस अपने पेट को फुल कर लें। तो मैंने भी काफ़ी जगहों पर पढ़ा कि हमें पोर्शंस में खाना चाहिए। इसको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंट ईटिंग, यानी आप जस्ट टू स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट, अगर आप 7-7:30 बजे ब्रेकफास्ट कर लें, अर्लीस्ट द बेटर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कोई 9-9:30 से 12 के दरमियान इसको हम मिड मॉर्निंग स्नैक बोलते हैं, एक माइनर मील। मेजर मील इज सपोज टू बी ऑफ सम 500 लेस देन 500 कैलोरीज। माइनर मील कैन बी ऑफ सम 100-150-200 कैलोरीज। अब उसमें क्या ले सकते हैं आप? कोई हल्का फुल्का फ्रूट ले सकते हैं, आधा कप योगर्ट ले सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंट ईटिंग में आ जाएगा, पोर्शंस में आ जाएगा, बजाय इसके कि आप सब कुछ एक ही जगह पे एक ही वक्त में इकट्ठा बैठ के खा लें। अंडा, पराठा या टोस्ट फॉर दैट मैटर, और फिर साथ एक फ्रूट भी आप ले रहे हैं, और फिर आपने चाय भी ले ली, और फिर साथ आपने अब जौ का दलिया खा रहे हैं या बाकी चीज़ें, कोशिश करें कि उसको डिवाइड करके पोर्शंस में। फिर कई लोग नट्स भी उसी वक्त ले लेते हैं, तो नट्स का आप टाइम रख सकते हैं कि दोपहर के खाने के कहीं शाम 4-5 बजे के करीब आपको जैसे स्नैकिंग महसूस हुई, या आप जैसे हम जैसे लोग जो दफ्तर में काम कर रहे हैं और उनको भूख लगी, तो बजाय इसके कि हम बाहर से कुछ ऑर्डर करें या इस तरह से, वो एक तो वेस्ट ऑफ मनी, और आपको पता नहीं किस तेल में बना हुआ है, किस तरह का खाना बना हुआ है, कब से प्रिजर्व है, हाइजीन, एंड देन सो मेनी अदर थिंग्स। टाइफॉइड और ये जो हेपेटाइटिस ए है, ये आपको मिलता ही कंटामिनेटेड फूड से है ना। ठीक है, तो आप बच जाएंगे उस चीज़ से भी। देन सैलड्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ पे रिलेटिवली
कम है, बहुत कम है। वो इसलिए कम है कि हम सब्जियों में ही बनता है और लोग कहते हैं हमें तो सब्जियां पसंद नहीं है, ठीक है। सैलड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है फॉर सम रीजंस एंड ऑब्वियस रीजंस कि एक तो मिनरल्स वाइटामिन हैं और दूसरी बात फाइबर का इंटेक बहुत अच्छा बहुत है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कच्ची सब्जियां और फल हैं वो आपको फाइबर देते हैं, उससे आपके बहुत सारे मसाइल जैसे स्किन के मसाइल, बालों के मसाइल, कॉन्स्टिपेशन और जो मैदे, हाँ गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी, आपको पता है बहुत कॉमन एक और प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है, वो उससे रिजॉल्व होते हैं। लेकिन जो सैलड्स खाने का टाइम है वो भी आप कोशिश करें कि दिन में बैठे बैठे, लंच इज एन आइडियल टाइम, बिल्कुल आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि लंच जिन लोगों को आदत है कि बहुत ज़्यादा रोटी और उसी तरह की चीज़ें खाने की, तो लंच में आप या दोपहर के खाने से थोड़ा सा पहले सैलड ले लें। और सैलड, सिर्फ सैलड भी खाया जा सकता है, उसमें अगर आप बीन्स डाल लें, उसमें आप थोड़ा सा चिकन डाल लें, कॉर्न्स डाल लें, या जो सब्जियां। फिर लोग कहीं ये भी बोलते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जब क्लिनिक पे कि मुझे टमाटर पसंद नहीं है, तो उनको लगता है कि टमाटर ही सिर्फ सब्जी है खाने वाली, यू नो, एक रूल ऑफ, हाँ कोई एक रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपने सैलड है तो उसमें 4 सब्जियां जो हैं वही वाली खानी है, बहुत ऑप्शंस हैं। अब अंडरस्टूड बात है, भिंडी और बैंगन तो नहीं डलेंगे ना सैलड, नहीं डलेंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बेस्ट ब्रेकफास्ट सजेस्ट कर दें, आपकी नज़र में बेस्ट ब्रेकफास्ट क्या है जो कि हम डेली भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उसका डेली भी नुकसान है? बिल्कुल, आप उसमें 2 अंडे ले सकते हैं, सफेदी 2 रखें, जर्दी को आप 1 कर दें, योग 1 कर दें, ठीक है। योग के बारे में एक मसला ये है कि उसमें अच्छा ही कोलेस्ट्रॉल है चाहे, बट आपको जो HDL भी है यानी जो हेल्दी उसको भी एक लिमिट तक लेना होता है। तो योग के बारे में आई वुड से कि आप उसको अल्टरनेट डेज पे रखें, 2 सफेदियां आप डेली ले सकते हैं, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान। हाउएवर अगर कोई किसी को गुर्दे के या उसके मसाले हैं तो वो थोड़ा सा उसको देखेगा, देन इट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा फाइबर को आप मेक श्योर करें, स्टार्ट कर लें अगर दही से तो बहुत बेहतरीन है, प्रोबायोटिक्स हैं आपके गट के लिए अच्छा है, ठीक है। जिनको खासतौर पर मैदे के मसाइल रहते हैं उसमें आप चिया सीड्स डाल सकते हैं, उसमें आप नट्स भी डाल सकते हैं। उसको बेहतर करने के लिए मज़ीद एक फ्रूट अगर ले लिया जाए, और चाय को कोई आधे घंटे के बाद लें, ठीक है, फौरन से साथ चाय ना लें। अच्छा, ये बस एक क्लियर कीजिएगा, अंडे के साथ हम दूध भी पी लेते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि वो तो आपने तबाह कर दिया, अंडे को भी तबाह कर दिया, ये क्या लॉजिक है? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे कि वो मछली वाली बात होगी, आपने रूटीन है, हाँ, अंडे के साथ अगर आप ब्रेड के साथ एग ले रहे हैं तो आप अगर चाय के शौकीन नहीं है तो आप फिर दूध पी लेते हैं, तो ये ठीक है या नहीं ठीक है? अच्छा, उसमें रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि दूध में आयरन नहीं होता, फोर्टिफाई किया जाता है डब्बों में, वैसे नेचुरली नहीं होता, ठीक है। अंडे में आयरन होता है, और कैल्शियम और आयरन थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गलत है, ठीक है, मतलब कैल्शियम के साथ आयरन अब्सॉर्ब नहीं होता उस तरीके से, सो दिस इज द रीजन। बट अगेन हर बॉडी का अपना एक वो जरूर होता है, नुकसानदेह नहीं है, नुकसान जैसे वो उसी तरह की एक मछली खाने से ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए, एक आधी मछली है, हाँ, तो वो वहां से चलते चलते वो एक चीज में, सो इट कैन बी टेकन, बट इट्स बेटर कि आप, प्रोटीन है ना, दूध में प्रोटीन भी है, उसके सोर्सेज अगर सेम सोर्सेज एक ही वक्त में, ये बिल्कुल ऐसे है कि दही और दूध आप एक ही वक्त में पी लें, तो नहीं पीने चाहिए, दूध को आप अलग करें और दही को अलग। टाइमिंग अगेन, एवरी बॉडी एंड एवरीबॉडी इज डिफरेंट एंड रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली टू डिफरेंट फूड्स, तो आप दिन रात का फर्क जरूर होता है, कई लोगों को दही दिन में सूट करता है, कई लोगों को रात में सूट करता है, कई लोगों को दोनों में नहीं करता, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं कोई, वो भी हैं लोग, या यू नो, सो वो चीज़ फिर थोड़ी सी कस्टमाइज्ड हो जाती है, एंड इट हैज़ टू बी एक्सक्लूसिवली मेड एंड डिस्कस्ड अबाउट, और वो फिर जाके लोग डाइटिशियंस के साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा, और रात का जो मील है वो हम इस तरह से लेते हैं कि बस दुनिया का आखिरी मील होगा, तो उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, और क्या होना चाहिए, डिनर क्या होना चाहिए, उसका टाइम क्या होना चाहिए? ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि रात का मील हम ऐसे लेते हैं कि जैसे कल को मिलेगा ही नहीं, और दिस इज एन इनकरेक्ट प्रैक्टिस बेसिकली, एंड इसके बारे में ये है कि आप रात का खाना बहुत कम करें, और कोशिश करें, मैं जैसे अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को क्या बताती हूँ जनरल प्रैक्टिस में, कि आपने रात के खाने में निशास्ता, शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स कोशिश करें कम रखें, ठीक है, निकालें ना, लेकिन कोशिश करें कम रखें, और 8 बजे के बाद ना खाएं, ठीक है। अब खाएं क्या, कोशिश करें कि ज़्यादा दालें रखें, ठीक है, कॉम्बिनेशंस में बने, जैसे हमारे ट्रेडिशनल जो पकवान है ना, जिनमें सालन बहुत अच्छे बनते हैं, सिर्फ रेसिपी उसकी ख़राब है, जैसे आलू गोश्त सब्ज़ी, ठीक है, गोश्त दाल सब्ज़ी, इसको अगर कॉम्बिनेशन में रख के किया जाए, आपकी बॉडी आदी रहती है फिर,
क्योंकि हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने कीटो ट्रेंड स्टार्ट किया, हम कीटो के पीछे पड़ गए, हमने सिर्फ प्रोटीन रखा, सिर्फ फैट रखा, कार्ब्स छोड़ दिए। इवेंचुअली व्हेन वी गेट बैक ऑन द सेम रूटीन, उससे वजन भी जो वजन के लिए कर रहे होते हैं या जिस भी किसी मकसद के लिए, वो वापस डबल होकर आता है, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं है। हम उस जगह पे नहीं रह रहे, हमारे क्लाइमेट और है, हमारा यू नो एक उस जगह का बहुत फर्क पड़ता है। हमने देखना है कि हम किस जगह पर रह रहे हैं और कौन सी चीज को कितना प्रैक्टिकल है। हमने ऑफ नेचर काम नहीं करना। एनीथिंग विच इज अगेंस्ट नेचर एंड कैन नॉट बी फॉलोड इन अ लॉन्गर रन कैन बिकम हार्मफुल फॉर यू एंड योर बॉडी। जो हाँ, अगर आप देखें पूरी जिंदगी के लिए रोटियां छोड़ सकते हैं, चावल खाना छोड़ सकते हैं, पाए निहारी छोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन नामुमकिन बात है, लाहौर में रहते हुए आप ये बात कर रही हैं। तो नहीं है ऐसे लोग जो क्लीन खाते हैं, ऑयल कम खाते हैं, क्योंकि जनरली जो एक, अगर आप मुझसे कहें ना कि जी गाइडलाइंस क्या हैं, तो रूल ऑफ थंब तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने बैलेंस में रह के खाना है, 2 से 3 फ्रूट्स खाने हैं, रात का खाना कम से कम खाना है, ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर स्किप कर देते हैं, कहते हैं हमने फ्रूट खा लिया था, हमारा डिनर हो गया। तो ये प्रैक्टिस इवन बेटर इट्स बेटर। हाँ, अगेन एज आई सेड दैट कुछ लोगों के लिए मौसम के लिहाज से, हालात के लिहाज से और उनके लाइफस्टाइल के लिहाज से कुछ चीजें उनको सूट कर रही होती हैं, तो दैट कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन एन इंडिविजुअल कि आप इसको जरूर करें। हाँ, अगर उनको सूट नहीं करा तो वो बिल्कुल ऐसा ना करें, ठीक है। सो दैट कैन बी वेरी। जो लोग रात को लेट तक जरा जागते रहते हैं, मतलब उन्होंने डिनर अब कर लिया हुआ है, उन्होंने 9 बजे 10 बजे 11 बजे भूख लगती है, हाँ। उन्हें क्या करना चाहिए? और ये सब लोगों की रूटीन है। मेरे तो खैर पेशेंट्स बहुत ही इस तरह से कंप्लेन लेके आते हैं कि हम क्या करें, 8 बजे के बाद तो बहुत अर्ली है, हम तो पूरी रात। अब वो क्या करते हैं, जिस तरह आजकल सर्दियां हैं, दे बिंज ऑन टू द नट्स, फ्रूट्स, ठीक है, और कबाब तल के खा रहे हैं, मछली तल के खा रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा है बारबेक्यू। सेफेस्ट ये है कि आप प्रोटीन रखें, एक आधी बोटी खा सकते हैं, लेकिन जो बिंज या स्नैक के तौर पे आपने खाना है ना, आप उसमें चने हैं भुने हुए वो खा सकते हैं, लेकिन बेड पे सोते तक का आपने ये नहीं कि खाते ही रहना है। इन एनी केस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ईटिंग समथिंग सॉलिड। ठीक है। फिर पेट में दर्द, एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज जो है वो इससे, हाँ, ये जरूर है कि आप कैफीन की इंटेक, चाहे वो उसकी फॉर्म में, कॉफी की फॉर्म में, चाय की फॉर्म में या कहवे की फॉर्म में आधा घंटा रख के, चीनी को अलबत्ता आपने माइंड में रखना है। सो यू नो जनरली इफ वी स्पीक ऑफ कि अच्छा हेल्दी क्या है, अपनी मेथड्स को, रूटीन भी एंड मेथड्स को, कि ऑयल कम से कम, सॉल्ट कम से कम, चीनी को कोशिश करें निकाल ही दें, कोई फायदा ही नहीं है चीनी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया मारूफ माहिर ग़िज़ायत आयशा खालिद साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जो बातें हमने आज की हैं, आप साल 2025 में इन पर अमल दरामद भी करेंगे और ये फिर आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होंगी। आगे बढ़ते हैं। साल 2025 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक इंतहाई मुतहर्रिक और अहम साल होने वाला है, जिसमें न सिर्फ दुनिया की बेहतरीन टीमों के साथ मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में मुकाबले होंगे, बल्कि आलमी सतह पर क्रिकेट के जो बड़े इवेंट्स हैं उनका भी हिस्सा बनना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 के शेड्यूल को वाज़ेह तौर पर तरतीब दिया है, जो दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन के लिए दिलचस्पी का हामिल होगा। साल का आगाज़ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच से हो रहा है और इसके बाद वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट सीरीज़ और 3 मुल्की वनडे सीरीज़ भी खेली जाएगी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए 2025 का स्केड्यूल मुख्तलिफ चैलेंजेस और अहम मौक़े फराहम करेगा, जिसमें बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के बड़े नाम शामिल हैं, खासतौर पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस और न्यूजीलैंड के साथ होने वाली सीरीज़ पाकिस्तानी क्रिकेट की रफ्तार और पोजीशन को नई समझ भी दे सकती है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी ने हमें शो में ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। समी, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इस टेस्ट मैच को आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान को आपको लगता है कि स्पिन बॉलर्स को भी अब इसमें ऐड करना चाहिए? स्ट्रेटजी किस तरह की होनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले मैच का जो रिजल्ट आया था, पाकिस्तान जीत के करीब आके और उस पे गिरफ्त अपनी मजबूत नहीं रख सका, वो मैच हमारे हाथ से निकल गया। तो उसमें जहां बहुत से और पहलुओं पे बात हुई थी, वहां स्पिन बॉलर की जो शॉर्टेज थी, जो स्क्वाड में स्पिन बॉलर शामिल नहीं था, बल्कि पाकिस्तान एक कम बॉलर से खेला, तो उसके ऊपर भी बात हुई थी। तो यकीनन टीम मैनेजमेंट ने इसके ऊपर जरूर डिस्कशन की होगी और प्लानिंग में इस बात को शामिल किया गया होगा कि क्या स्पिनर को शामिल करके हम वो मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं कि नहीं। तो गालिब इम्कान ये है कि शायद उनको एक स्पिनर को जो है, अबरार को शायद टीम में शामिल किया जाए और उससे फायदा हासिल किया जाए।
ठीक है। अच्छा, केप टाउन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस हमने देखी, आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशंस अब हमें पाकिस्तानी टीम से रखनी चाहिए? सीरीज़ यकीनी तौर पर बराबर करने की कोशिश तो पाकिस्तानी टीम को करनी ही है। देखें, पाकिस्तान ने उतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेली जितनी हम पिछले चंद अरसे से टेस्ट क्रिकेट बुरी खेलते आए हैं। अगरचे हमारा मिडिल ऑर्डर फिर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, शान मसूद की कप्तानी के ऊपर भी बात हो रही है। इसके बावजूद हम उस टेस्ट से हमने कुछ हासिल ही किया है और हमारा मोराल, अगरचे हम जीत नहीं पाए लेकिन उस तरह से डाउन नहीं है और हमें लगता है कि हम बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। हमारे अंदर सारी सलाहियतें मौजूद है, सिर्फ अपनी गलतियों के ऊपर कुछ काबू पाने की जरूरत है और दोबारा से बैठ के सोचना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, जो यकीनन उन्होंने की होगी। तो जो पिछले मैच में पाकिस्तान टीम ने जैसे खेला है तो उनके अंदर ये भरपूर सलाहियत है कि वो अच्छी क्रिकेट खेलें और ये उनके पास बेहतरीन मौका है कि वो सीरीज को ड्रॉ करके आए साउथ अफ्रीका। ठीक है। अच्छा, 3 मुल्की वनडे सीरीज भी अब होनी है मुल्तान में, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली इन 3 मुल्की सीरीज में आपको कौन सा लगता है, कौन सी टीम को बरतरी मिल सकती है? पाकिस्तानी टीम अच्छी पोजीशन में तो हमें दिखाई दे रही है, वनडे सीरीज हम जीतते आ रहे हैं, टेस्ट में भी हमने अब अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, नो डाउट हम वनडे में जो है बेहतर कारकर्दगी पिछली 2-3 सीरीज से हम दिखा रहे हैं और हमने अच्छी क्रिकेट जरूर खेली है, लेकिन तीनों आप समझ सकते हैं इस वक्त एक मेयार की और एक लेवल की टीमें हैं। न्यूजीलैंड भी वनडे में हमेशा जो है वो पाकिस्तान के साथ कांटेदार मुकाबला हुआ है, साउथ अफ्रीका ने भी टफ टाइम दिया है। हमें एडवांटेज जो है वो होम ग्राउंड का है और होम क्राउड होगा, बहुत अरसे बाद हम ट्राई सीरीज खेलने होंगे और इसके बाद आकिब जावेद के आने के बाद आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो स्पिन विकेटों के साथ जाएंगे। यकीनन उन पे ज्यादा रन्स होंगे, बैटिंग ट्रैक्स होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो स्पिन बॉलिंग के लिए जो है मददगार साबित होंगी और दोनों टीमें निस्बतन जो है पाकिस्तान टीम के मुकाबले में स्पिन बॉलिंग को बहुत अच्छा नहीं खेलती उस तरह से जितना पाकिस्तान अच्छा खेलता है। तो शायद ये एक चीज है जिसको लेके पाकिस्तान टीम जाएगी और यहीं से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों को टफ टाइम मिल सकता है। ठीक है समीर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग में किस शोबे को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत है? क्योंकि पिछले कुछ अर्से में हमने देखा कि बैटर्स हमें मैचेस नहीं जित पा रहे, हमें हमारे जो बॉलर्स हैं वो मैचेस जित पा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान टीम की हमेशा से जो स्ट्रेंथ रही है वो उनकी बॉलिंग अटैक रहा है। हमने दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं और जिन्होंने दुनिया में अपनी बेहतरीन नपी तुली बॉलिंग से धाक बिठाई है। हम दुनिया में बेहतरीन स्पिनर्स भी लेके आते रहे हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और बेस्ट विशेस हैं टीम पाकिस्तान के लिए 2025 में भी कि अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दें। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।